decided to act on his desire to build his own empire. Around 2 years ago, he established Kalakrit as a company, and now, as he says, he makes chai and pops champagne for his team. Kalakrit is an organization with a wide experience in the localization and translation industry and believes in helping the world to understand you by breaking the barrier of language. With its globally connected partners, the company extended its support to other companies like Byju's, Amazon, Hotstar, etc. and supports their clients in website translation, software translation, translating marketing collaterals, company profile translation, IVR, audiobooks, e-lessons, etc. Now, I would like to call upon Diksha Bharadwaj to present a token of appreciation to Mr. Sahej Kohli. Thank you, Diksha. Now I would like to call Diksha again to present a token of appreciation to Mr. Shivam Khandelwal, who is the operation head at Kalakrit. Thank you, Diksha. Sir, we would like you enlighten us with your warm words. Sir, the stage is yours. Okay, the students do not get confused that it is a session or a pre-placement talk because he's an entrepreneur and innovation cell belongs to that only being collaborated today because he's of course talking about his whole journey, how he reached here. So he will be sharing his thoughts, his story with you all to give an idea that how he came into this concept. And then he will be talking about the profiles he is available for hirings. So be disciplined. डिसिप्लिन इज समथिंग जो हम लोग को हमेशा से सिखाया जाता था बट आया कभी भी नहीं और शायद आएगा भी नहीं और अच्छी बात है क्योंकि आज की डेट में स्टार्टअप वर्ल्ड में डिसिप्लिन की जगह ही नहीं है। सुरभि मेरे को हमेशा एक चीज बोलती है कि सेल्स तू वर्ड यूज करते रहता है डिस्ट्रप्शन डिस्ट्रप्शन डिस्ट्रप्ट कर देंगे मार्केट को, बड़ा हैवी वर्ड है बट दिस इज नीडेड इन टुडेज वर्ल्ड। सो हाय गाइस, दिस इज सहज और मेरे लिए बहुत वियर्ड है यहाँ पे खड़े होकर आप लोग से बात करना क्योंकि मैं अभी 2 साल पहले वहीं पे बैठा हुआ था। वो अलग बात है कि जब मेरे से कोई पूछता था कि नेक्स्ट 2-3 सालों में कहाँ बोलोगे अपने आप को, कहाँ देखना चाहोगे, तो मैं बोलता था यहीं पे लोगों से बात करते हुए। सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैं कॉलेज में ही था और जिस स्कूल में मैं 1 साल फेल हुआ था उन्होंने एज अ गेस्ट स्पीकर मेरे को बुलाया था और आज फिर हम यहाँ पे आ गए और मैं ये बोलता हूँ कि बैक एक भी नहीं आई थी लेकिन फेल तो उस टाइम पे भी काफ़ी हुए थे, चाहे वो काम करने की वजह से दोस्ती में या फिर ज़्यादा क्या बोलते हैं ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के चक्कर में गर्लफ्रेंड्स को भी बहुत खोया। तो that will happen with every single one of you. So I'll just give you a little brief about what Kalakrit is and then we'll move to my story क्योंकि मैं TED स्पीकर बनना चाहता हूँ और TED स्पीकर्स में मैंने एक ही चीज़ सीखी है, स्टोरी कैसे सुनानी है। वो थे संदीप महेश्वरी जी, 16 साल का था तब समझा था कि पब्लिक स्पीकिंग करते कैसे हैं और तब भी ना पैर ऐसे ऐसे कांपते थे। उसके बाद फिर आदत ही हो गई, काफ़ी जगह पे जब गए तो कलाकृत का शिवम को रोकना पड़ता है कई बार उसे। हाँ, शिवम मेरे को काफी रोक के चलता है क्योंकि बात करने का मुझे बहुत शौक है और दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव सम ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। उस पे भी हम चलेंगे तो देयर इज अ लिटिल प्रेजेंटेशन व्हिच सुरभि विल हेल्प मी विद। तो वो आपको कंपनी प्रोफाइल है, हम उसके अंदर डेप्थ में नहीं जाएंगे, पीछे चलती रहेगी, आप लोग देखते रहना, मैं स्लाइड्स भी नहीं देखूंगा, मैं बस आप लोग को ये बताता रहूंगा कि कैसे कंपनी का जन्म हुआ और क्या क्या हम आज की डेट में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स कौन से क्या बोलते हैं कोर्सेज हैं, BCA एंड BBA। BCA के कौन कौन है? आवाज निकालो, आवाज निकालो। और BBA के तो हम जो लोग BBA यूज लेते हैं ना, हम लोग को एक्चुअली पता नहीं होता लाइफ में क्या करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी BBA का ही हूँ। फैक्ट है हमें कुछ नहीं पता होता कि करना क्या है, कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो पापा के धंधे में बैठ जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूँ, BCA वालों इनको देख लो क्योंकि कल को ये तुम लोग को या तो को-फाउंडर बना रहे होंगे या फिर तुम लोग को हायर कर रहे होंगे क्योंकि तुम लोग ही इनका सारा टेक संभालने वाले हो। अगर अच्छे से कोर्सेज कर लिए तुमने तो सिर्फ BCA करने से काम चलेगा नहीं, मैं ये भी बता देता हूँ। और BBA वालों तुमको बता देता हूँ, BBA के बाद सिर्फ कॉल सेंटर की नौकरी मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है।
हमारे टाइम में मिलती होती थी, कंप्लीट तो करने दो। सिर्फ एक मतलब अगर तुम लोग को कुछ नहीं आता, जो हमारे टाइम के थे कुछ लोग, बहुत शिवम अच्छे से जानते हैं उनको, सिर्फ बीपीओ की नौकरी मिलती है अगर सही से काम करना नहीं आता। मुझे भी दी थी अमेजोन ने कि आप अमेजोन पे आओ। अभी थे यहाँ से 400-500 बच्चे गए थे वहाँ पे सेलेक्ट होके 600 में से, तो हम लोग भी चले गए। उन्होंने कहा हम आपको ये देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। मैंने कहा अरे यार दिस इज द बेस्ट। तो हम बैठ गए वहाँ जाके, और फिर बाद में आके पता चला कि ये तो बीपीओ की नौकरी है। तो बीपीओ की नौकरी मिलती है, लेकिन अपने स्किल्स को डेफिनेटली बार बार कंसिस्टेंटली आप बढ़ाते रहोगे, अपस्किल करते रहोगे अपने आप को, तो 1 साल के अंदर आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो। और यही बीबीए और बीसीए जैसे कोर्सेज का फायदा होता है। अभी हम कलाकृत के उस पर चलते हैं। भेज दे पीपीटी। आई नहीं, कोई बात नहीं, जब तक पीपीटी वगैरह चल रही है। चलो यार ऊपर में जाऊंगा नहीं, ठीक है, हम लोग इधर घूमते घुमाते बात करेंगे। क्योंकि मेरे को याद है जब सिंपोजियम होता था हमारे टाइम में, तो मैं 2 बार जीता हूँ बाय द वे इस कॉलेज में सिंपोजियम। तो मैं तभी ऐसे ही करता था कि नीचे जाके सबसे बातें करता होता था। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। बोर नहीं होंगे क्योंकि हम लोग नहीं है, ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं हूँ एज में, ठीक है। एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा गेन करते रहे, वो इसलिए क्योंकि आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में मैंने काम किया है पहले। उसके बाद फिर सोचा कि कॉर्पोरेट के अंदर घुसते हैं, तो कॉलेज के बाद कॉर्पोरेट में भी घुस गए। उससे पहले अपनी कंपनी एक कलाकृत 1 जिसको हम बोलते हैं, जो कॉलेज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें भी हम स्टोरी में आएंगे। अभी हम कलाकृत के बारे में बात करते हैं, प्रोफाइल चल जाएगी। सो किस किस को यहाँ पे ट्रांसलेशंस के बारे में पता है? हाथ खड़ा करो। ट्रांसलेशंस क्या होती है, किसी को पता? किसी को ट्रांसलेशन नहीं पता? गूगल ट्रांसलेशन किसने यूज किया है अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए? तुमने किया? हाँ फंस गया। और किसने गूगल ट्रांसलेशन यूज किया है? उन्होंने किया, आपने किया, आपने किया है, सबने किया ही है यार, सब झूठे हैं जिन्होंने नहीं किया, ठीक है। और टीवी कौन कौन देखता है यहाँ पे? तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अभी तक किसी को पता है कलाकृत क्या करता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? किसी को आइडिया ही नहीं है कि कलाकृत करता क्या है। नाम अच्छा है इतना पता है, ठीक है। तो कलाकृत बेसिकली, अगर मैं अभी बोलूं आपको कि हम वो काम करते हैं जो आप लोगों ने डेली देखा हुआ है, तो आप लोग बोलोगे मैं क्या बोल रहा है। बट एक्चुअली जो जो यहाँ पे टीवी देखते हैं उन्होंने हमारा प्रोडक्ट देख रखा है। किस किसने यहाँ पे ट्रेड के एड्स देखे? मैजिक ब्रिक्स के एड देखे, ऑल आउट के एड्स देखे, टाटा के एड्स देखे, महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ियों के एड्स देखे, देखें। इन सबके एड्स में वॉइस ओवर कलाकृत प्रोवाइड करता है। किस किसने यहाँ पे मनी हाइस्ट देखा है? 5th सीजन मनी हाइस्ट देखा सब लोगों ने यहाँ पे? सबटाइटल्स कैसे लगे थे उसके इंग्लिश में? सबटाइटल्स नहीं देखे किसने? तो देख लेना क्योंकि वो हमने किए थे, ठीक है। बाहुबली किस किसने देखी है? देखिए सेकंड पार्ट बाहुबली का। बाहुबली वाज माय फ्रीलांसर प्रोजेक्ट। कलाकृत का प्रोजेक्ट नहीं था, सहज कोहली का फ्रीलांस प्रोजेक्ट था, जिसमें हम लोगों ने वॉइस ओवर्स प्रोवाइड किए थे इन 8 लैंग्वेजेस, 8 इंडियन लैंग्वेजेस। अमेजोन से शॉपिंग कौन कौन करता है? कभी अमेजोन के फुटर पे जाना, वहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन होता है। जो 8 इंडियन लैंग्वेजेस आपको दिखेंगी वो सब कलाकृत ने ट्रांसलेशंस किए। फेसबुक के बारे में किसी को पता है? पता है क्या? फेसबुक में एक ऑप्शन आता है सी ट्रांसलेशन का, छोटी सी पोस्ट के नीचे। उसका 10% ट्रांसलेशन हम लोगों ने किया, 90% भी बहुत जल्दी कर देंगे। सो आप सबने कलाकृत के प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी देख रखा है। ये कंपनी का लोगो है जो मुझे नहीं पता मैंने क्यों बनाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे पहले कलाकृत 1 का लोगो बहुत डिफरेंट था, इट वाज स्प्लैश ऑफ कलर्स विद कलाकृत रिटन ऑन इट। बट उसके बाद सोचा कि जब जॉब कर रहा था, कोविड हो गया था, तो सोचा कि कुछ नया करते हैं। तो सेम नाम, क्योंकि नाम बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा सेम नाम को करते हैं, और नाम पे क्यों इतना दिमाग लगाएं, कुछ और करते हैं। तो सेम नाम के ऊपर एक लोगो बना दिया, बिकॉज पता नहीं क्यों बैक इन द माइंड लैंग्वेज से कुछ लेना देना मेरा था ही, तो वैसे कर दिया। और लोकलाइजेशन या लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जिसमें हम बिलोंग करते हैं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। सो दिस वाज जस्ट अ फ्लूक लोगो जो बना दिया था। बाद में जब उसको थोड़ा कंपनी को इस तरह से पिवट करवाया, तब पता चला कि ये एक्चुअली काफी काम करने वाला है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करते हैं। मैंने से मल्टीपल लैंग्वेजेस, हम लोग 300 लैंग्वेजेस में काम करते हैं। तेरा नाम क्या? तारुष। तारुष, तारुष कौन सी लैंग्वेजेस के बारे में पता है? हिंदी, इंग्लिश, बस। अरे पंजाबी। सिर्फ यही 3 आती हैं या फिर इनके पता है? फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। खड़े हो, लिस्ट करो।
जो आती हैं सारी, मतलब जो जिनके बारे में पता है वो बोलो। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, जापानीज, चाइनीज। पता ही नहीं है। इसके अलावा मैंडरिन, कैंटनीज, संस्कृत, जापानीज, चाइनीज। आप सारे बोलो जरा एक एक करके। मैंडरिन हो गया, कैंटनीज हो गया, रशियन, रशियन। Actually, 40% of translation that we do internationally are Russians. इसके अलावा इंडियन भी बहुत करते हैं, लेकिन किसको यहाँ पे अफ्रीकान्स के बारे में पता है? अफ्रीकान्स नहीं, अफ्रीकान्स इट्स अ लैंग्वेज। किसको यहाँ पे लुगांडन के बारे में पता है? किसको नहीं पता? लुगांडन इज अ लैंग्वेज, अफ्रीकान्स इज अ लैंग्वेज, ट्यूनेशियन इज अ लैंग्वेज। ये सारी लैंग्वेजेस जो मेरे को भी नहीं पता था, हम आज भी गूगल पे जाके देखते हैं कि ये लैंग्वेज है कि ऐसे किसी ने बस बोल दिया गलती से। ये सारी लैंग्वेजेस हम लोग करते हैं, और ये कैसे कर पाए हैं उस पर भी हम चलेंगे। हम लोग जब इस इंडस्ट्री में आए थे, तो मैं यानी कि जब इस इंडस्ट्री में एज एन एम्प्लॉय गया था, एग्जैक्टली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम जिम्स वसंतकुंज, मैं नौकरी पे ढूंढ रहा था एंड आई लैंडेड अप एन असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी। अब फॉर अ फेलियर ऑफ 11th क्लास, जिसके 7 बैचमेट्स एक लेवल ऊपर चले गए हैं, मेरे लिए असिस्टेंट मैनेजर पे सीधा ग्रेजुएशन के बाद जंप कर जाना वाज अ वेरी गुड थिंग। सैलरी 25,000 थी लेकिन, राइट? लेकिन सबसे बेस्ट चीज क्या हुई, वहां पे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में पता चला जिसका नाम लोकलाइजेशन है। किसी को पता है लोकलाइजेशन होता क्या? मेरे को भी नहीं पता था। तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, उसका एक बहुत प्यारा सा नाम मैंने रख दिया कि कम से कम ये तो समझ आएगा। कम्युनिकेशन पता है क्या होता है, लैंग्वेज पता है क्या होता है, बस यही काम करती है कला। अब इसमें बहुत अलग अलग चीजें होती हैं जो हम करते हैं, तो उसमें हम डेथ पे जाएंगे, तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो बेसिकली अभी ना मेरे को जब स्टार्टिंग में हम कंपनी प्रोफाइल वगैरह बना रहे थे, तो इन लोगों ने कहा यार कि एक छोटा सा ना वो स्लोगन दे दो अपना। अगर स्लोगन वगैरह से कोई मतलब बनता नहीं है, बट चलो ले लो, क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अभी इसको पढ़ के कहीं ना कहीं हमको लगता है ये क्या लिखा है, हेल्पिंग द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड यू बाय ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ लैंग्वेज। एज सिंपल एज दैट, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन 2 डिफरेंट कम्युनिटीज, 2 डिफरेंट रीजन्स, 2 डिफरेंट कल्चर्स। सिंपल, ठीक है? लेकिन हम लोग ये इंसानों के लिए, मतलब ऐसे डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए नहीं करते, हम लोग ये कॉर्पोरेट्स के लिए करते हैं। अब कोई एक इंटरनेशनल कंपनी के बारे में मेरे को कोई नाम लेके बताएगा, इंटरनेशनल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट। अगर माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से, चल माइक्रोसॉफ्ट तो यूएस की हो गई। सैमसंग की बात करते हैं, सैमसंग कोरियन कंपनी, साउथ कोरियन है, राइट? अगर वो अपना सारा कंटेंट कोरियन में ही बनाती, तो क्या तुम लोग को सैमसंग के बारे में पता चलता, राइट? जो बीटीएस फैंस हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? लेकिन क्या तुमको उसके बारे में पता चलता? नहीं। यहाँ पे अब बीटीएस की बात हो गई है, तो कोरियन ड्रामा कौन कौन देखता है? लड़कियां बहुत देखती होंगी तुम। अरे वाह, वेरी गुड। तो कोरियन ड्रामा कौन सी लैंग्वेज में देखते हैं? कोरियन में। लेकिन नीचे सबटाइटल चलता है, हिंदी में भी देखते हो? सबटाइटल्स चलते हैं। बॉयज ऑफ फ्लाश किसने देख रखा है? थैंक यू, हम नहीं करवाया है उसका सबटाइटल। तो अगर इन सब में इंग्लिश की डबिंग ना होती या सबटाइटल्स ना होते, तो क्या हम उस कंटेंट को कंज्यूम कर पाते? नो। सो दिस इज व्हाट कलाकृत इज डूइंग। हम लोग डिफरेंट कंट्रीज की कंपनीज को डिफरेंट कंट्रीज में जाकर सेटअप करने में हेल्प करते हैं, जिसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ गेटिंग और बिकमिंग मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल समझ आता है सबको? मल्टीपल लैंग्वेजेस सिंपल भाषा में, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई जी, काम तो ऐसे नहीं होता जो अच्छी अच्छी बातें करके बोल रहे हैं। तो पहुंचे तो मेरी मैनेजर ने पूछ लिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन। मैंने कहा तू बोल, मैं बोलूं, बीच की बात समझ आ जाए उसे ट्रांसलेशन। आप कहती ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ठीक है, ये थोड़ा हम जब तक मैं बोल रहा हूँ पढ़ते रहना, ठीक है? इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन पढ़ते रहना, ठीक है? तो फिर बोला ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है जी? मैंने कहा ये तो नहीं पता। तो गूगल किया ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, फिर भी समझ नहीं आया ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। फिर कहते हैं सबटाइटलिंग क्या होता है। मैंने कहा हम देखते ही हैं सबटाइटल्स, बट कैसे होते हैं किसी को पता है? यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जिनको सबटाइटल्स ऐड करना जरूर आता है गूगल से डाउनलोड करके, टॉरेंट से, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं ध्यान दिया कि जो आप फाइल डाउनलोड करते हो उसको .srt फाइल बोलते हैं। किसी ने ध्यान दिया? वेरी गुड, मैंने दिया था, ठीक है? तो वो .srt इज सबटाइटल।
वॉइस ओवर और डबिंग में डिफरेंस किसी को पता है यहाँ पे? क्योंकि मेरे को तो नहीं पता था। पता है उनको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो असली डिफरेंस बताऊंगा शायद वो नहीं पता होगा। उसके बाद इंटरप्रिटेशन का किसको मतलब पता है यहाँ पे? नेक्स्ट सर्विस इंटरप्रिटेशन, जो हम लड़के अक्सर इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि हमारी साथ वाली फीमेल फ्रेंड्स क्या कहना चाह रही हैं, और कभी कभी हमेशा फीमेल कभी इंटरप्रेट नहीं कर पाती कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, राइट? सो इंटरप्रिटेशन हमें भी, मेरे को लगता है एक इंटरप्रेटर सबको बीच में रख लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सर्विस यही पे लेके आएंगे हम लोग। तो ये 5-6 सर्विसेज मेरे से पूछी और मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा ट्रेन कर दो जी, तो ट्रेन किया, मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने कहा अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो 2 साल उनके साथ काम किया, फिर कोविड आ गया, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब क्या है क्या नहीं। बट इतना समझ आ गया था कि मैं किसी के अंदर काम नहीं कर सकता, पक गया था। तो कलाकृत स्टार्ट किया विद द लिमिटेड इंफॉर्मेशन दैट वी हैड, और वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी रही क्योंकि काफी लोगों ने हसल देखा है। अभी किसी ने हसल में एक गाना था आधा ज्ञान, उस आधे ज्ञान के बारे में उसने बहुत गलत चीजें बोली थी, लेकिन उसका पॉजिटिव चीज बताऊं, कभी कभी आधा ज्ञान आपके लिए एक बून हो सकता है और काफी अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। तो वो आधे ज्ञान की वजह से जो बाकी आधा रिमेनिंग था उसको मैंने इंटरप्रेट किया, उससे मैंने अपनी स्टोरी बनाई, और अपनी स्टोरी को आज तक 2 साल लॉन्च होने के बाद भी हम पिच कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्लाइंट्स आगे बताऊंगा वो हमारे पास आ पाए हैं। अभी हम थोड़ा सा सर्विसेज की डेप्थ में चलेंगे। हम लोगों ने काफी काम किया, देखो 50 से ज्यादा क्लाइंट्स, 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट, और ये सब 2021 जुलाई से लेके आज तक किया है हम लोगों ने, विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ इन द LSP सेक्टर, एंड दैट इज द रीजन वाई हम लोग के पास वो सब के सब क्लाइंट्स हैं। और बाय द वे 30 ऑफ दीज 50+ क्लाइंट्स आर स्टिल विद अस, 1-1.5 साल के बाद भी वो हमारे साथ हमेशा काम करना चाह रहे हैं, बिकॉज द सोल्यूशन दैट वी प्रोवाइड। इसको हटा दो। अब पहली है ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन। किसी को समझ नहीं आ रहा होगा ट्रांसलेशन लोकलाइजेशन होती क्या है? इजी भाषा में टेक्स्ट टू टेक्स्ट या फिर वर्ड टू वर्ड, ठीक है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट बना दिया। जोमैटो सब यूज करते हैं, जोमैटो तुमको, और स्विगी भी, कि सहज बिरयानी इज मिसिंग यू, बर्गर्स वांट्स टू टॉक टू यू, कॉफी डेट पे चलो क्या। ये मार्केटिंग कंटेंट आता है हिंदी में, रोमन में लिखा होता है, मतलब इंग्लिश में लिखा होता है, होता हिंदी है। ये ट्रांसलेशन होती है। वो कंटेंट बना इंग्लिश में था, लेकिन वो मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। अभी तक जोमैटो हमारे पास नहीं आया, बट जरूर आ जाएगा एक दिन, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया था ट्रांसलेशन में, जिसको बोलते हैं मॉडर्न ट्रांसलेशन। तो जिसमें हम लोग व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते हैं एंड उसको मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि कौन समझ पाता है संस्कृत? हिंदी किस किस को आती है बोलनी? यहाँ पे सबको हिंदी पढ़नी किस किस को अच्छी से आती है, और लिखनी किसको अच्छे से आती है? जितने इंग्लिश में लिख सकते हो उतने अच्छे से। आपको तो मैं जानता हूँ शायद, या हाँ, सबको बोलनी आती है, लिखनी आती है, अच्छे से लिख सकते हैं सारे के सारे। जितनी स्पीड में इंग्लिश लिख सकते हो उससे लिख सकते हो। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो एक्चुअली हमारे जैसे 70-80% और लोग हैं इस कंट्री में जिनको उनकी मातृभाषा बोलनी तो आती है, बट लिखनी और पढ़नी सही से नहीं आती। तो इसलिए एक मॉडर्न ट्रांसलेशन को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया इन द मार्केट, जिससे हम लोग जो सारे हम अपने क्लाइंट्स को पिच करते हैं एंड वही सब लोग अब करवा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन लोकलाइजेशन बेसिकली दैट काफी तरह की होती है। मार्केटिंग लोकलाइजेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग एसेट इन दिस इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट फटाफट करेंगे, इसको ज्यादा लेंथ में जाएंगे। देन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सिंपली मैं बोल रहा हूँ, कल को आप मेरी वीडियो देखोगे लेकिन बोलोगे कौन 1 घंटे का लेक्चर फिर से सुनेगा, तो की पॉइंटर्स देखना पढ़ना पसंद करोगे। तो जो मेरी वीडियो या ऑडियो रिटन फॉर्मेट में बनाते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। किसने यहाँ पे कोर्ट केसेस देखे हैं मूवीज में? जज साहब देखा है ना, वहां पे एक साइड में छोटी सी आंटी बैठी होती है और टाइपराइटर में लिख रही होती है, वो ट्रांसक्रिप्शन कर रही होती है। उसका दूसरा नाम स्टेनोग्राफी भी होता है, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है? सो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। सबटाइटल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप लोगों ने देखा हुआ है, .srt फॉर्मेट होता है। और एक और अच्छा सबटाइटल का फॉर्मेट होता है जो आप सब देख रहे हो, जिसका नाम है SDH। किसी को पता नहीं होगा इसके बारे में। SDH होता है सबटाइटल्स फॉर डेफ एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है? यानी कि वो देख सकते हैं बट उनको सुनाई कुछ नहीं दे रहा, तो ऐसे आवाज आती है जब मूवीज में आवाज आती है दरवाजा खुल रहा है, तो वहाँ नीचे होता है डोर क्विकिंग,
विंड ब्लोइंग ऐसे लिखा हुआ आता है, दैट इज SDH। ठीक है, सो सबटाइटल करते हैं, लेकिन उन सब के साथ में जो सामने दिख रहा होता है लेकिन सुनाई नहीं दे सकता उन लोगों को। इंटरप्रिटेशन, इनको कोरियन आती है, इनको चाइनीज आती है, मेरे को दोनों आती हैं। मैं दोनों के बीच में बैठूंगा, दोनों की बात करवा दूंगा। दिस इज इंटरप्रिटेशन। पैडमैन किसने देखी है? अक्षय कुमार की पैडमैन देखी है? पैडमैन में लास्ट सीन में क्या होता है, वो स्पीच देते हैं और बोलते हैं इंटरप्रेटर को तो रुक जा, मैं हिंदी में बात कर लूंगा, राइट? तो वो इंटरप्रेटर होता है जो लोगों से कम्युनिकेट करवा रहा होता है। ठीक है, आज की डेट में जब सॉफ्ट बैंक काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो सॉफ्ट बैंक बोलते हैं हम तो भैया चाइनीज में बात करेंगे, हम तो जापानीज में बात करेंगे, तुमको जिस लैंग्वेज में बात करनी है करो, लेकिन इंटरप्रेटर लेके आओ। और उसकी वजह से हम लोग बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत महंगा महंगा बेचते हैं ये सब। ठीक है, सो ये कुछ सर्विसेज हैं। ये वॉइस ओवर डबिंग का मैं छोटा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ, विल नॉट स्ट्रेच इट इनफ। जब आप लोग अगर हायर हो जाओगे या हम लोग इसके बारे में कभी लेटर ऑन बात करेंगे तो मैं डेप्थ में बताऊंगा। वॉइस ओवर और डबिंग में सिर्फ इतना सा मतलब है, अभी मैं खड़ा हूँ, मैं दिख रहा हूँ आप लोग को, मेरे लिप्स हिलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं जो बोल रहा हूँ, पीछे कोई बच्चा शैतान बैठा हुआ पीछे से डब कर रहा है कि ये तो ये बोल रहा है, तो वो डबिंग हो रही है। ठीक है, वो आरजे किसना बहुत करता है आजकल इंस्टाग्राम पे। ठीक है, दैट इज डबिंग, यानी कि मेरे वर्बल स्पीच जो दिख रही है उसकी अगर म्यूट कर दी जाए आवाज और पीछे से कुछ और बोल दिया जाए तो उसे डबिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज करते हैं। सिंपल, अगर मैं दिख ना रहा होता और सिर्फ आवाज आ रही होती आकाशवाणी, तो वो वॉइस ओवर होता। किसने सुना है कि कृपया मास्क पहन के बाहर निकले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सुना है? दैट इज ऑल्सो वॉइस ओवर, IVR बोलते हैं। कृपया प्रेस 1 फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, वॉइस ओवर होता है। ई लर्निंग वीडियोस कौन कौन देखता है? अपग्रेड, फलाना ब्लाला, राइट? वो सब वॉइस ओवर होता है। प्रेजेंटेशन के पीछे जब आवाज आ रही होती है। डबिंग मूवीज में होती है, वॉइस ओवर बहुत सारे यूज केसेस होते हैं। ठीक है, हो गए ये सब का, आपका कोई लेना देना नहीं है। ये कंपनी क्लाइंट्स को जाती है, प्रोफाइल में ऐसे लेके आ गया हूँ कि मेरे को इतना ज्यादा टाइम था नहीं। अब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, जैसे अपना के बारे में आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ यू को पता होगा, जिनको पता है आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो अपना वन ऑफ द फास्टेस्ट बिकमिंग यूनिकॉर्न, फास्टेस्ट यूनिकॉर्न था, 2019 में लॉन्च हुआ, 2021 में यूनिकॉर्न बन गया। किसी को रीजन पता है इसका? कौन बताएगा रीजन कि 2 साल में वो यूनिकॉर्न कैसे बना? नहीं, कोई और तेज बोलो। किसी को नहीं पता? क्या उनको इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल गई? क्या उन्होंने स्टोरियां बहुत अच्छी बिल्डअप की? कुछ भी नहीं है ऐसा। अपना आपने बताया, अपना आप जानते हो क्या करता है अपना? तेज बोलो। पर सर बहुत सारे कंटेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता था जो कि यूजर्स वगैरह देखते थे। बहुत गलत है। एग्जैक्टली, प्रोवाइड्स जॉब किसको? ब्लू कॉलर जॉब्स। वरना जॉब्स तो Naukri.com भी देता है, तो Naukri.com क्यों नहीं बना जल्दी से? क्यों ये बन गया? क्योंकि ये ब्लू कॉलर जॉब्स देता है, यानी कि जो हमारे साथ हेल्पर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, स्विंग कारीगर होते हैं, और बहुत सारे जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, उन सबको ये जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। क्या इससे पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था? नहीं। ठीक है, अब क्या यही सोल रीजन है कि वो लोग बढ़ पाए? नहीं। उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझा, और जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप वाले लोग हैं ये ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैं आपको सक्सेस जर्नी बता रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको फेलियर जर्नी भी बताऊंगा। ठीक है, कुछ लोगों की, कुछ कंपनीज की। तो उन्होंने क्या किया, वो समझ गए उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस क्या थी? ब्लू कॉलर जॉब करने वाले लोग, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में। सबको पता है टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज क्या होती है, यानी कि जो मेट्रोज नहीं है और पीछे थोड़े से सिटीज हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपना कंटेंट बनाना था इन जगहों पे। क्या इन सब जगहों पे इंग्लिश ही बोली जाती है? क्या ब्लू कॉलर जॉब करने वाले लोग, एम्प्लॉइज, इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं? क्या अच्छे से इंग्लिश पढ़ पाते हैं? क्या समझ पाते हैं? नो। और ये चीज उनको अच्छे से पता थी। सो फ्रॉम डे 1 उन्होंने अपने मार्केटिंग बजट में से 50% कंपनी को मल्टीलिंगुअल बनाने में लगा दिया। 11 लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस में अपना कंटेंट बनाया, और फिर 1 साल तक 52 वेंडर्स को चेंज किया, और फिर हमारे पास है 53rd वेंडर हमें उनके, और 1 साल से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। उनका आज की डेट में अपना खोलोगे आप, उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस दिखेंगी, जितना भी उनका एड मटेरियल दिखेगा वॉइस ओवर डबिंग वाला, सब कुछ हम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उनके लिए एक अलग से सिस्टम क्रिएट किया था,
तो ये मैं इनोवेशन सेल के बच्चों को बताना चाहूँगा जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, that you sometimes have to come up with ideas which are not normal. Why am I using this word normal? Because normal का definition अगर समझें तो normal is something which everyone sees as a daily routine, right? कि मतलब daily उसमें जो हो रहा है, daily life में जो हो रहा है वही normal है कि मैं सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, कॉलेज चला जाता हूँ। ये हमारा नॉर्मल रूटीन है, राइट? नॉर्मल है ये सबके लिए। यही अगर मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाता हूँ और अपना स्टार्टअप चला लेता हूँ, ये नॉर्मल हो गया, राइट? ऐसे ही जो बाकी इंडस्ट्री नॉर्मल समझ रही थी, अगर हम भी वही करते तो कलाकृत डे 1 में ही बंद हो जाता था। लेकिन हम लोगों को इतनी सी चीज पता थी कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसमें बहुत लोगों के लिए खाने के लिए बहुत खाना है, ठीक है? मेरे को खाना बहुत पसंद है, ठीक है? तो मेरे को इतनी सी चीज पता थी, लेकिन कैसे खाना है वो समझना था। तो इसलिए हम लोगों ने नॉर्मल सर्विसेज ना प्रोवाइड करके कस्टम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना शुरू किया। जैसे तुम में से किसी को लोकलाइजेशन के बारे में नहीं पता था, 10% लोग होंगे जिनको पता था, वैसे ही पूरी दुनिया में से 10% लोग हैं जिनको लोकलाइजेशन के बारे में पता है। 90% लोगों को अभी भी नहीं पता। तो मैंने उनको मेरा जो रेस्ट वाला आधा ज्ञान था ना, जो खुद से इंटरप्रेट किया था, वैसे समझाना शुरू किया, उनके लिए पैकेजेस बनाने शुरू किए और वो सेल आउट करना शुरू किया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर हियर वेयर वी आर टुडे, ठीक है? ऐसे ही थिंक स्कूल एक यूट्यूब चैनल है, काफी लोग देखते होंगे इनके बारे में, राइट? ये लोग मल्टीलिंगुअल जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको इनकी लैंग्वेज, इनकी वीडियोस डिफरेंट लैंग्वेजेस में दिखेंगी, थैंक्स टू अस। तो हम लोग वो काम उनके लिए कर रहे हैं। बायजूस के बारे में तो सब जानते हैं। बायजूस का किस वाइट आर्ट जूनियर अक्वायर किया था बायजूस ने, पता है? वाइट आर्ट जूनियर मैथ्स प्रोवाइड करता था? नहीं, कोडिंग प्रोवाइड करता था। लेकिन बायजूस में आने के बाद उसने मैथ्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, मैथ्स, गिटार लेसन्स, ब्ला 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 ब्ला। तो जब उन्होंने मैथ्स का कंटेंट बनाना शुरू किया तो वो चाहते थे कि वो ब्राजील और मेक्सिको जाए। तो हम लोगों ने उनको ब्राजीलियन, पोर्चुगीज और मेक्सिकन स्पेनिश का प्रोडक्ट बना के दिया। 500 घंटे का कंटेंट हम लोगों ने उनके लिए डेवलप किया, एंड दैट इज व्हाई वी वर्क विद बायजूस स्टिल। बस हम उनकी बात ऐसे नहीं। अब क्लाइंट्स की बात करते हैं। तो ये जितने भी क्लाइंट्स आपको दिख रहे हैं, Amazon के बारे में आप जानते हो, लाडली फाउंडेशन के बारे में कोई जानता है? इट्स अ वेरी बिग एनजीओ। देवू भैया इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो अगर किसी को सोशल वर्क में है तो आप मेरे को बता सकते हो, आई कनेक्ट यू विद देवू भैया। तो देयर आल्सो आर क्लाइंट्स। कजारिया के एड्स देखे होंगे, हमने किए। एमएक्स प्लेयर के बारे में जानते होंगे, हमने उनके लिए काफी कुछ काम ट्रांसलेशंस में किया है। अपोलो टायर्स, उनका सारा मार्केटिंग कंटेंट हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। पोकर कौन कौन खेलता है यहाँ पे? पोकरबाजी के बारे में पता है? उनका सारा कंटेंट हम ट्रांसलेट कर रहे हैं फ्रॉम डे 1। कौन कौन मूवीज देखना पसंद करते हैं थिएटर में? सब लोग। तो आजकल थिएटर में स्टार्टिंग में ना एसोसिएटेड पार्टनर्स जो आते हैं, उसमें एक नाम बहुत ज्यादा आने लग गया है, जिसका नाम है ग्लैंस। सो ग्लैंस बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाला है, क्योंकि वो लोग सॉफ्ट बैंक से बात कर रहे हैं, कोई बताना मत किसी को, ठीक है? तो ग्लैंस भी हमारे डे 1 से पार्टनर्स हैं जिनके लिए हम लोकलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये सिर्फ कुछ क्लाइंट्स हैं, इनके अलावा और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं और उनको बहुत लंबे टाइम तक हम रिटेन करके रखते हैं। बिकॉज कलाकृत का सिर्फ एक मोटो है कि कोई एक बार आ रहा है तो हमारे साथ बैठ के जा रहा है और कहीं बैठ रहा है और कहीं जा नहीं रहा है। तो हम लोग उनको ड्रिंक्स पे भी लेके जाते हैं, हम लोग उनको खाने पे भी लेके जाते हैं, और हम उनको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कि उनको सेंस नहीं बनता कहीं और जाने का। अब एक और बात मैं एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ, थक गया है ना बोलते बोलते। तो जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप सेल के लोग हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब लोग बनना चाहते हैं। बिकॉज जब हम लोग स्कूल में थे तो हमें बोला जाता था इंजीनियर्स बनो, डॉक्टर्स बनो, फलाना बनो, ढिमकाना बनो, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई कहता नहीं था। जबकि बायजूस वगैरह बहुत बड़े हो रहे थे उस टाइम पे। तो धीरे धीरे फिर वो अब चेंज आ रहा है, वो शिफ्ट आ रहा है। तो आई एम अज्यूमिंग कि एवरीवनस गोना गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, सम डे इन देयर लाइफ्स, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है? सब बोलते हैं, करता कोई नहीं, ठीक है? फैक्ट्स बता रहा हूँ। आप H&M से कपड़े लेते हो? हाँ। ज़ारा से लेते हो? लाजपत नगर के ठेले से लेते हो? अब लाजपत नगर के ठेले से कपड़े जब लेते हो तो जब लेके आते हो, क्या आप उसको किसी और कारीगर को दिखा के बोलते हो कि यार सीम्स चेक करियो सही है कि नहीं है?
सीधे पहनते हो ना, यानी कि ट्रस्ट करते हो। आप बर्गर खाते हो, आपका फेवरेट बर्गर जॉइंट कौन सा है? KFC का बर्गर जॉइंट था, शर्म आनी चाहिए। तो जब बर्गर लेते हो तो उसको खाने के बाद या खाने से पहले क्या कहीं और हल्दीराम में जाके कहते हो कि इसको चेक करना जरा सही है क्या, खा लो क्या इसको? सीधे खाते हो ना। क्वालिटी को ट्रस्ट करते हो? मैकडॉनल्ड्स की क्वालिटी को हर एक बंदा ट्रस्ट करता है। Amazon से आने वाली चीज को हम कोई ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन हम फिर भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको बोल सकते हैं। लेकिन क्या Amazon से खरीदी हुई चीज के लिए आप फ्लिपकार्ट जाते हो? नहीं। तो ये सारी D2C कंपनीज का एग्जांपल लिया, ठीक है। क्या आप जब किसी से B2B सर्विस उठा रहे हो तो क्या उनका फर्ज बनता है क्या कि हमसे प्रोडक्ट लेने के बाद दूसरी कंपनी में जाके प्रूफ रीड या चेक करवाने का? एग्जैक्टली माय पॉइंट, एंड दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर इंडस्ट्री व्हिच वी सॉल्व्ड। तो जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो वो लोग जब कहीं और बहुत इजीली जा सकते थे वो नहीं गए। अमंग्स देम हम लोगों ने और बहुत सारे आइडिएशंस को फॉर्मुलेट किया एंड उसको हमारे डेली यूज में नॉर्मल बनाया सो दैट पीपल स्टे विद अस। सो ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ जबकि आप लोग मेरे क्लाइंट्स नहीं हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ दैट यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ। स्टार्टअप में प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगों ने एक स्टार्टअप बना दिया एंड यू गोना सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो सॉल्व करनी होती है। सो दिस इज अबाउट कलाकृत। सो आई होप आप लोगों को कलाकृत के बारे में समझ आ गया। आई एम गोना टेक 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, एंड तब तक शिवम आपसे बात करेंगे। उसके बाद हम स्टोरी ऑफ माय लाइफ में चलेंगे जो उन लोग के लिए है जो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आप आइडिया कैसे जनरेट करते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, ये 3 फेजेस में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक 70% ऑफ स्टार्टअप्स गाइस आई एम टेलिंग यू फेल बिकॉज कौन बताना चाहेगा? अभी वो कंपनी के बारे में सब हो गया। अभी मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साजिद खान नहीं सहज कोहली हूं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की लेजिट, ठीक है, कि ग्राउंड लेवल में चीज कैसे होती है, ठीक है। तो 70% ऑफ स्टार्टअप क्यों फेल होते हैं, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, बताओ। गलत। और बताओ। कि उनका आइडिया स्टेबल नहीं होता। गलत। बिजनेस को टाइम नहीं देते। गलत। इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने ऑफिस वगैरह में ज़्यादा करने चले जाते हैं, जबकि उनको पहले अपने ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 10% सही, 90% गलत। और एनीवन एल्स? टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना। गुड पॉइंट। 70% नहीं, 10%, ठीक है। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, दिस इज द पॉइंट। 70% स्टार्टअप फेल बिकॉज कमिटमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। कभी किसी ने किसी स्टार्टअप ओनर को ये बोलते हुए सुना है, यार मैं कंपनी बढ़ा नहीं पा रहा बिकॉज मैं ऑपरेशंस में फंस गया हूं? सुना है किसी ने? ये हम लोग रोज सुनते हैं डेली। 70% ऑफ स्टार्टअप्स फेल बिकॉज उनका ऑपरेशंस एफ्ड अप होता है। गाली नहीं दे सकते, कॉलेज है, ठीक है। एफ्ड अप होता है ऑपरेशंस एंड दैट इज द वेरी रीजन व्हाई 70% ऑफ स्टार्टअप्स फेल। Shivam, my friend here, was my co-founder in the Kalakrit 1, is a very good support, a very big support in Kalakrit 2, जो आप देख रहे हो अभी in the localization. But Shivam has a very in-depth knowledge of operations because ये बंदा 11 बरिस्ता चलाता है जयपुर में, ठीक है। तो अभी Shivam will be here, थोड़ा सा operations के बारे में बताएगा and then we'll get into entrepreneurship. यार इस बंदे से ना माइक लेना बहुत बड़ी बात है। तुमने ले लिया। तो यार नींद आ रही है क्या सबको? नहीं आ रही? एक बार यार खड़े हो जाओ सारे, ताली बजा दो जोरदार। जोर से। अच्छा इससे पता है क्या 2 काम हो गए। एक तो मेरी इंस्टाग्राम रील बन गई, मेरा काम हो गया, ठीक है। दूसरा तुम्हें थोड़ा जोश आ गया, ठीक है। अच्छा अब कमिंग टू ऑपरेशंस, यार व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर ऑपरेशंस इन जनरल? कैन यू टेल मी? Perfect. Anything that anyone wants to add on into this? Perfect. और कुछ? Basic internal external functioning of the company. थोड़ा elaborate करो. Anything related, anything which is connecting to the different levels like planning or
any conclusion coming or something. ठीक है, काफी हद तक सही है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, देखो यार ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम काम करते हैं कम्युनिकेशन में, हम काम करते हैं लैंग्वेज में। दिक्कत कहाँ आती है, फाइनेंस वाला मार्केटिंग वाले से ढंग से बात नहीं कर रहा है, वही तुम्हारा सहज और मेर में हो जाती है यार कई बार कि हम दोनों के बीच में बात नहीं होगी तो सुरभि आती है बीच में, सॉल्व करती है कई प्रॉब्लम। तो बेसिक फंक्शनिंग क्या होती है, डिपार्टमेंट्स के बीच में स्मूथ फ्लो रहे, दैट्स ऑल अबाउट ऑपरेशंस, नथिंग एल्स। ठीक है, अब ऑपरेशंस, व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशंस, तो आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कैन यू गिव मी एन आइडिया? समवन? दैट्स वेरी बेसिक, मतलब थोड़ा जनरल हो गया, थोड़ा और कुछ समथिंग, मतलब इफ यू आर वर्किंग इन ऑपरेशंस, वेयर आर यू वर्किंग इन जनरल? सारे HR भी हो गया, मैनेजमेंट भी हो गया, फाइनेंस भी हो गया, सभी नॉलेज है। आप हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपको फाइनेंस से लेके HR से लेके हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, द स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, डे टू डे जो हेडेक होते हैं वो स्ट्रीमलाइन कैसे करने हैं, दैट्स द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस। हमें पता है कि हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मेरे पास आज 2 प्रोजेक्ट आ गए, पर वो प्रोजेक्ट जाने का है, किसको देने हैं, इट्स अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस व्हिच यू नीड टू सेट, दैट्स ऑल अबाउट ऑपरेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूँ यार 75% स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं। बहुत बेसिक फंडा है, कोई बता सकता है मेरे को? बहुत बेसिक रीजन होगा इसका, ऑपरेशन से रिलेटेड ही है, क्यों होते हैं? सॉरी, इंटरनल कम्युनिकेशन इज अ प्रॉब्लम, यस। एनीथिंग एल्स? सर नॉलेज नहीं होता है ऑपरेशंस का, फंक्शन का, मैनेजमेंट का। बिल्कुल नहीं होता, कई बार नहीं होता। आजकल लाइक फाउंडर्स का ट्रेंड चल रहा है कि वो स्टार्टअप के उसमें बस अपना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रखते हैं, बट बाकी वो सेक्टर्स में काम ध्यान नहीं देते, जिनका फाइनेंस में। थोड़ा माइक कोई दे सकता है इसको अपना लेकिन आजकल के फाउंडर्स होते हैं कि अगर कोई बायजूस है तो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएट करने में लग जाएगा, पर उनको बैक एंड में नॉलेज नहीं होती कि फाइनेंस में क्या चल रहा है, HR में क्या चल रहा है। और अगर उनसे कोई पूछ ले तो वो बहुत क्यूरियस होता है कि उनको उनकी कंपनी में खुद क्या चल रहा है और वो आगे क्या एम्स कर रहे हैं, मतलब एम कर रहे हैं। एंड उनका सोल्यूशन इसमें बस एक ही होता है कि वो एक्सपर्ट्स को हायर कर ले या फिर दूसरे पीपल को डेलीगेट कर दे, रादर देन वो खुद एक थोड़ा समझ के एक डायरेक्शन दे पूरी कंपनी को हर राउंड में कि क्या करना है क्या नहीं करना। यार सर वो खुद ही सब कुछ मैनेज करने का चाहते हैं और इस वजह से मेस्ड अप हो जाते हैं। यू आर प्रीटी मच करेक्ट। सो देखो यार, पता है प्रॉब्लम क्या होती है, एज अ फाउंडर ना यू टेंड टू बी लाइक, जब छोटा होता है ना काम कि मैं सारी चीजें कर लूंगा, मैं देख लूंगा, जब धीरे धीरे चीजें बड़ी होने लगती है ना, व्हाट हैपेंस इज कि मैं हर चीज में नहीं घुस सकता, मैं हर चीज नहीं कर सकता। तो उसके लिए व्हाट यू डू इज यू प्रिपेयर अ टीम, मेक अ टीम, राइट? यू स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशंस। मैं अब रोज की रोज अगर मैं अपनी फाइनेंस की बुक उठा के देख रहा हूँ कि यार मेरे पास पैसा कितना है, कितनी सैलरी दे सकता हूँ, तो फिर मैं आगे ये नहीं सोच सकता कि मैं और पैसा कैसे लाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए यू व्हाट डू यू डू इज प्रिपेयर अ टीम, मेक योर फंक्शन स्ट्रीमलाइन, और उसके बाद जस्ट कंटिन्यू वर्क। ठीक है, जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनसे मेरा कैसे हेडेक हटेगा, हाउ कैन आई ग्रो माय कंपनी, इट्स ऑल अबाउट ऑपरेशन। ठीक है, तो अब कमिंग टू द पॉइंट कि फेल क्यों होते हैं और क्या प्रॉब्लम रहती हैं। तो यार एक ना बहुत इजी सी मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। शार्क टैंक कौन देखता है? कोई अभी सेकंड सीजन में किसी ने कुछ देखा, कोई एपिसोड देखा? तो यार एक ना रिकॉर्ड करके ब्रांड आया था, याद है किसी को? आया था, शुगर का कंपटीशन था। विनीता ने एक बात बोली थी, यार मैंने आपका नाम ही नहीं सुना कभी, फॉलो करती है, वो क्यों हो रहा है उसके साथ? तो वो अपने बिजनेस पे क्या ध्यान नहीं दे रही? क्यों हो रहा है उसको कि उसका ब्रांड उसको फॉलो करता हो, उसको पता नहीं है ये बात, उसकी टीम से मार के बस उसको उसको नहीं पता। ऑब्वियसली उसको क्या ये पता होना चाहिए कि मैं रिकॉर्ड को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा मेरा ब्रांड? हाँ, दैट्स अ पॉइंट, वैलिड पॉइंट, बट क्या उसको ये पता होना चाहिए मेरा ब्रांड किसको फॉलो कर रहा है? उसके लिए कोई इस चीज की वैल्यू है, वर्थ है? लोगों ने उसका मजाक उड़ाया इस बात पे, मैं मना नहीं करूंगा, पर क्या उसके लिए इस चीज की कोई वर्थ है? उसको अपना टाइम लगाना चाहिए था इस चीज में, नहीं ना? उसने लोग हायर कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन सेट कर रहे हैं इस चीज के,
So that's all about operation, nothing else. ठीक है, अब इसमें एक अश्नीर का भी एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा। अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया अश्नीर ने, किसी ने पढ़ा था? कोई पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा? लिंक्डइन पे कोई हो? देख तो चलाते हो, सब हो लिंक्डइन पे, पक्की बात है। तो यार मेरा ना शिवम खंडेलवाल के नाम से है, जिम्स के नाम से मिल जाएगा, रिक्वेस्ट भेज देना, फॉलो कर देंगे मेरे भी। तो अब उसने एक पोस्ट किया था ना कि अभी मैं एक नया स्टार्टअप ला रहा हूँ विच इज कॉल्ड यूनिकॉर्न 3, थर्ड यूनिकॉर्न, और उसके अंदर कोई भी 5 साल काम करेगा ना, मैं उसको मर्सिडीज दूंगा। व्हाई ही इज सेइंग दैट? मार्केटिंग। वो मार्केटिंग कैसे हुई? मतलब स्ट्रेचर दिखा रहा है, स्ट्रेचर भी नहीं दिखा रहा। कैन यू कैन से हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत शो ऑफ तो है वो आदमी। पहले भी करा था उसने, BMW बाइक दी थी। किसको दी थी? उसने लिंक्डइन पे ही डाला था, इंटरव्यू दिखा था। ये वाला नया सुना यार मैंने तुम्हें। BMW बाइक पे डाला था उसने। अच्छा ठीक है, चलो। अब अश्नीर ने ना एक पोस्ट वो डाली कि मैं ना 5 साल कोई मेरी नई कंपनी में काम करेगा उसको मैं गाड़ी दूंगा, मर्सिडीज, बढ़िया। ठीक है, उसने ये चीज इसलिए बोली क्योंकि उसको पता है यार अब सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों होती है और हम यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि हमें करने हैं लोग हायर, हमें अपनी टीम बढ़ानी है। ठीक है, सेम उस बंदे को भी लोग हायर करने हैं, अपनी टीम बढ़ानी है। उसके बाद आज की डेट में आइडिया तक नहीं है उस बंदे के पास, वो लोग इसलिए हायर करना चाहता है ताकि वो एक आइडिया बनाए उनके साथ बैठ के, 5 साल उनके साथ बैठ के काम करे, अपनी टीम सेट करे, कोर टीम जिसको कहते हैं। ठीक है, वो सेट करे और उसको पता है कि वो 5 साल अगर टिक गए तो वो इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी, वो उनको शायद मर्सिडीज ना दे पाए तो हो सकता है एक प्लेन भी दे दे, यॉट भी दे सकते हैं। यॉट तो चलो ज्यादा हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, इसलिए उसने वो एक चीज कर रहा है। सेम हम इस चीज के लिए यहाँ आए हैं बिकॉज वी वांट टू हायर अ कोर टीम, वी आर लुकिंग फॉर गुड गाइज हु कैन हेल्प अस ग्रो आवर स्टाफ। ठीक है, तो बेसिकली 4 प्रोफाइल के लिए हम लोग आए हैं। ठीक है, विच इज बिजनेस डेवलपमेंट। What do you mean by business development? Anyone has some idea regarding this? क्रिएटिंग न्यू Okay, perfect. Helping startup जो बेसिकली मेन एक्टिविटी है बिजनेस की, उसी को आगे बढ़ाना और उसमें और रिसर्च करके उसको एक्सपैंड करना। सेलिंग ऑफ द बिजनेस आइडिया। एंड टॉकिंग टू क्लाइंट्स और क्लाइंट से बात करके हमें और रिटेन करना क्लाइंट्स को। Perfect. Very much correct. ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बनाना, बिजनेस यार देखो, सपना धकोसले है, सच्चाई है, सेल्स का थोड़ा फैंसी टर्म है। ठीक है, तो बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट वही है कि गेट द क्लाइंट्स, रिटेन देम एंड दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कितने लोग कर रहे होंगे? कोर्स तो किया होगा यार लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में, यहाँ पे कर रहे हैं यार? तेरे को तो कुछ आता है लगता है क्योंकि और किसी को। हाँ, can you tell me something about digital marketing which usual people don't know? Search engine optimization is somewhere the key to digital marketing. यार अब it's going obsolete, मतलब search engine optimization हो गया, अब it's not a fundamental growth prospect for you guys. So I guess recently advertising में campaign चल रहा है कि Blinkit का चला था and a lot of companies jumped into it. So something related to that कि ongoing trends जो है उसको monitor करना और उसी में जैसी trend आता है नया उसमें step in करना, पहले check करना कि हमारी कंपनी के लिए वो beneficial रहेगा या नहीं। Very much correct. After stepping in. So digital marketing ना it's a very diverse field और ever changing field है। मतलब आज की डेट में तुम ये देख रहे हो कि ये चल रहा है, हो सकता है वो 2 दिन बाद ना चले। तुम्हारा आज की डेट में तुमने एक कैंपेन चलाया, उस पर बहुत पैसा आ गया, अच्छा खासे सेल्स ऑर्डर आ गए, सब कुछ हो गया। ठीक है, 10 दिन बाद चलाओगे ना, हो सकता है उस पर एक ऑर्डर भी ना आए। तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ ब्लडी एक्सपेंसिव एंड एवर चेंजिंग इंडस्ट्री। नए ट्रेंड्स आते हैं, नए टूल्स आते हैं, हर चीज आती रहती है, चलता रहता है। तो इसमें जो लोग चाहिए ना हमें, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज पैशनेट पीपल हु आर इनटू रिसर्च, हु कैन डेवलप मी क्रिएटिव आइडियाज। ठीक है, ऐसे लोग चाहिए हमें फॉर डिजिटल मार्केटिंग। द सेकंड पार्ट वी आर हियर फॉर इज एचआर। तो एचआर का रंगोली बनाने के अलावा भी काम होता है, कोई जानता है? क्या काम होते हैं एचआर के? तू सब बताएगा यार, रुक जा और से भी कुछ नहीं। एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय हायरिंग, एम्प्लॉय हायरिंग, यस। Right person for the right job. वेरी गुड। एनीवन एल्स? यार ये 4-5 लोग ही दे रहे हैं, कोई और भी दे दो। पीछे से यार, पीछे से कोई बोलो यार, पीछे से। Communications and at payroll management. Yes, very good. Anything else? Internal dispute because
solve करो। Okay. Always Selection, orientation. ठीक है। So यार HR is a very critical part of any organization. क्योंकि हम कहते हैं ना यार हर ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए। क्या है ये कल्चर होता क्या है? क्रिएट करता है इंटरनल एम्प्लॉय एनवायरनमेंट एंड कल्चर। So HR is the one responsible for creating that environment and holding that environment. कि यार मेरे यहाँ पे बंदा सेलेक्ट हो जाता है, हायर हो गया, आ गया, अब उसको ओरिएंटेशन कैसे देनी है, कैसे कंपनी के बारे में बताना है, कैसे उसकी ट्रेनिंग होनी है, क्या होना है क्या नहीं होना, सैलरी टाइम पे जा रही है नहीं जा रही। तुम यार कंपनी में काम कर रहे हो, सैलरी आनी है 1 तारीख को, 10 तारीख हो गई, आज तक कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो HR का काम रंगोली से ज्यादा होता है। ठीक है, अब द थर्ड फोर्थ पार्ट व्हाट वी आर हियर इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हिच इज द कोर ऑफ आवर इंडस्ट्री, लिटरली द कोर। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इन कोर, मतलब द PM पार्ट, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बता सकता है मेरे को? सबमिट करना है, जा रहे हैं, जो वेंडर्स है या जो क्लाइंट और सब कुछ डाटा और जो आपके एक्सपेक्टेशंस है उसको मीट करना, बजट को मेंटेन करना, एंड कंपनी जो चाहती है कि प्रोजेक्ट में हो उसकी एक्सपेक्टेशन मतलब 20 तुमने तो सारे बता दिए। Basically talking to the client and knowing what he wants and then basically तो यहाँ पे BD क्या करेगा कि क्लाइंट से मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर ही बात कर रहा है तो? No, but जैसे we have to know what he wants and then we'll ask them and then give it to तो यार देखो बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, हमारा कल्चर इज वेरी सिंपल, बेसिक है। BD वाला क्लाइंट से बात कर रहा है, वो उससे प्रोजेक्ट डिटेल्स देता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को देता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टीम का काम है उसको टाइमलाइन देना, उसको कॉस्टिंग देना और बता देना यार कि इतने में इतने दिन में कब तक काम हो जाना है, सिंपल। ठीक है, आगे BD वाले का काम है सामने वाले क्लाइंट को कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करने के बाद प्रोजेक्ट डिलीवरी का काम BD का है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है कि मैं प्रोजेक्ट को BD तक पहुंचा देना। वेरी सिंपल बेसिक काम है, कुछ ज्यादा माथा बोर्डिंग नहीं है। ठीक है, हम अपना काम 90% फ्रीलांसर से कराते हैं। फ्रीलांस मतलब तुम्हारा कोई दोस्त हो जिसको आता हो, दूसरी लैंग्वेज की नॉलेज हो, इंटरप्रिटेशन करना चाहता हो, आई विल शेयर अ लिंक, उसमें आप लोग अपना डाल सकते हो, एनीबॉडी कैन फ्रॉम दैट, राइट। और कमिंग टू अ पॉइंट कि यार यहाँ पे सेकंड ईयर के बच्चे कितने हैं? अच्छा सेकंड ईयर ही है, तो यार ठीक है, अब सेकंड ईयर के ही हो तो मैं यहाँ आ रहा था हायरिंग के लिए। अब मोस्ट ऑफ यू थर्ड ईयर है ना? हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यार सेकंड ईयर के लिए ना देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो। सो व्हाट वी आर ऑफरिंग इज अ पार्ट टाइम, कि आप अपना कॉलेज करो, कॉलेज 2 बजे खत्म हो जाता है, या फिर इन केस अगर आप सेकंड शिफ्ट वाले हो तो सुबह आ जाओ। ठीक है, कम टू आवर प्लेस, वी विल गिव यू अ स्टाइपेंड, जो आपको चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस बेसिक। बाकी जगह जाओगे ना इंटर्नशिप पे, सेल्स ही कराएंगे, मैं अच्छे से करूँगा, मना नहीं कर रहा, शायद वो भी जाओगे काफी सारे, है ना, पर सीखने को बहुत मिलेगा। और जब प्लेसमेंट में बैठोगे, मैं गारंटी देता हूँ कोई भी आएगी अमेज़न से लेके, जो जितने मेरे क्लाइंट है ना ये तो ले जाएंगे कलाकृत का नाम सुन के। ठीक है, बाकी अब ये है, इसमें स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा काफी दिन, बट हफ्ते में 2 दिन मैं ऑफिस बुलाऊंगा, उस दिन जरूर आना है, क्योंकि मेरे को टीम ब्रीफिंग लेनी होती है और ये सब है। ठीक है, तो हफ्ते में 2 दिन आपको आना है, आपका जो काम होगा आपको डेली रिपोर्टिंग देनी है और सब करना है। ठीक है, इफ यू आर गाइस इंटरेस्टेड, कॉलेज से मैंने बात कर ली है, NOC आपको मिल जाएगी, आपको उसकी भी टेंशन नहीं है। ठीक है, सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड can submit the CV to the team over here and they will get back to me. Coming to the third year, कितनों की प्लेसमेंट हो गई है, सच सच बताना, मतलब कुछ मिल गया है? किसी की नहीं हुई है? अरे यार ऐसा तो मत बोले। अच्छा शुरू हुई है अभी? अरे यार चलो ठीक है, वेरी गुड। तो फॉर प्लेसमेंट्स व्हाट वी हैव इज 2 पोजीशंस अवेलेबल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है
मतलब जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, टाइम पास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है यार, मेरी 4 बजे खुद की मीटिंग है, मेरे को जाना है, मैं चाहता हूँ उससे पहले रैप अप हो जाए। तो जेन्युइनली जो लोग इंटरेस्टेड है वही आना, ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बिजनेस डेवलपमेंट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, ठीक है। वी कैन ऑफर यू नॉट दैट गुड पैकेज अभी तो, बट द टीम इज ग्रोइंग एंड फ्यूचर में देयर कैन बी अ चांस यू कैन गेट ESOPs, ठीक है। तो उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, बाकी देख लेना, देयर इज अ हाई ग्रोथ एस्पेक्ट। और मैंने शायद लिखा भी था अपने जेडी में अगर किसी ने पढ़ा था तो यार फ्यूचर में यॉट लेंगे तो साथ में उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। तो यॉट लेनी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो बाकी यही है। एंड बेस्ट ऑफ लक यू गाइस, ठीक है। एंड स्टेज इज ओवर यार, कमिंग अगेन, थोड़ा पता नहीं 10 मिनट का ब्रेक इसको सफिशिएंट था या नहीं, है ना। सो ही वुड बी टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ कलाकृत एंड इट्स अ वेरी इमोशनल पार्ट फॉर मी एज वेल, ठीक है। कॉलेज में चालू किया था, काफी किया था। अगर तुमने यार तुम्हारे ना सीनियर्स होंगे उनसे कभी बात करना कलाकृत के बारे में, दे विल गिव यू एन आइडिया अगर कभी कर पाओ। So it's a very emotional part for me, and my buddy over here is going to take over the mic, and there you go. थक गए सर बोल के गाने हो जाओगे बहुत बढ़िया। हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक फाउंडर को ना एक ऐसा बंदा साथ में रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये बनिया है, मैं सरदार हूँ, ठीक है, और मैं खर्चीला हूँ, ये बचा हुआ है, और जितने पैसे बचाए हैं और मेरे को जितना खींच के, क्योंकि मैं ना गुस्से वाला भी बहुत हूँ, तो ऐसा बंदा हर एक कंपनी को चाहिए होता है। तो इसके लिए एक बार फिर से जोरदार। तो जब हम लोगों ने यहाँ आने का डिसाइड किया था तो शिवम वाज टॉकिंग टू मैम एंड उन्होंने हमको बोला था कि आप लोग को ना थोड़ा सा ग्राउंड लेवल बताना है ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहले ना सब बोर हो गए हैं, कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना अंदर बीच में व्हाटएवर। तो अभी थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं एंड हम थोड़े आंसर्स मांगेंगे आपसे, ठीक है। मैं करूँगा क्वेश्चन। तो कितने लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 शर्मा के हाथ खड़े हो रहे हैं। और कितने लोग प्लेसमेंट की वजह से बैठे हैं? बाकी सारे, ठीक है। तो कितने लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी एंड व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप, वो क्या होता है? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? आवाज मारो, हाथ तो सही समझ आता। सब लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली हुई है और सक्सेस ऑफ स्टार्टअप्स। एक्चुअली देखा जाए तो पिछले 3 साल में आई थिंक अराउंड, जब मैंने लास्ट चेक किया था द नंबर वाज एट 47, बट आई थिंक 80+ यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं इंडिया में, इफ आई एम राइट, है ना। बैकस्टेज विद मिलियनेयर्स करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ बहुत सारी न्यूज़ मिलती है, अगर देखनी हो तो जाओ। हमें बोला जाता था न्यूज़पेपर पढ़ो, कभी नहीं पढ़े मैंने, लेकिन न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट स्टार्टअप न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर घुस रहे हो, क्लाइंट्स लेके आने हैं, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। सिंपल, ठीक है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ठीक है। 3 फेजेस में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, आइडिया जनरेशन, आइडिया कैसे जनरेट करते हैं, टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। सेकंड, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, क्योंकि बहुत आती हैं। डाउनफॉल्स आते हैं, रोना आ जाता है रात रात को। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं एक हफ्ता रात को सो नहीं पाया हूँ एंजाइटी की वजह से। दैट हैपेंस, सबके साथ होता है। पिक्चर्स किसने देखा है यहाँ पे? देखा है पिक्चर्स में एक टाइम आया था जब उसके पास एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे, रनवे खत्म हो रहा था। शार्क टैंक देखे तो फ्लैट हेड्स के साथ भी सेम हुआ। ये सबके साथ होता है, सबके साथ। एम्प्लॉयज रख लेते हैं, सैलरी देने का पैसा नहीं होता। मेरे साथ भी हुआ है। मैं पार्टी करने वाला आदमी हूँ, हर सैटरडे बाहर जाता था, हर फ्राइडे बाहर जाता था, वेंसडे को भी जाता था। अभी कुछ नहीं कर पा रहा। अब एक विस्की की बॉटल लेने के लिए भी 4 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग को ना हमेशा से ये बोला हुआ है कि अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, व्हिच इज ट्रू। हाउएवर, you have to understand about some manners, which is dining manners, alcohol also, ठीक है। अल्कोहल के बारे में समझना बहुत जरूरी है, which is very important। ये हम लोग बाद में बात करेंगे कॉर्पोरेट में, जब हम अकेले बैठ के बात करेंगे, ठीक है। बट इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स ऑफ हाउ यू कनेक्ट विद बिग पीपल। I have sit with Ritesh Agarwal, I have sit with a lot of huge people। देवू भैया को भी मैं अल्कोहल के थ्रू मिला था, लाडली फाउंडेशन वाले भैया, ठीक है। अनकना करके बायजूस में एक बहुत बड़ी सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उनसे भी मैं अल्कोहल के थ्रू मिला था।
सो मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट प्रोमोटिंग अल्कोहल, हाउएवर सम चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। मैं नहीं पीता था पहले, मैं पीना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पीते होंगे, फिर भी आपको अल्कोहल के बारे में समझना जरूरी है। किस किस ने यहाँ पे जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखी है? सबने देखी? एक बहुत फेमस डायलॉग है जेम्स बॉन्ड का, गिव मी अ मार्टिनी शेकन नॉट स्टर्ड। रीजन पता है? एक्चुअली नॉट स्टेकन बट स्टर्ड। रीजन पता है? बता रीजन। एग्जैक्टली, जब आप शेक करते हो तो वो क्या होता है ना, पूरे उसमें पूरे लिक्विड में मिक्स हो जाता है, तो एवरी सिप इज अल्कोहल, बट व्हेन यू स्टर इट तो अल्कोहल नीचे रहता है, मिक्सर्स ऊपर रहते हैं। सो वो लोगों को, जब वो लोगों के साथ मीटिंग में जाता था तो वो सेम फॉर्मूला यूज करता था। हम भी करते हैं, एवरीवन इन दिस इंडस्ट्री डज इट। मैं आपको आज ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है? अब हम लोग वापस से थोड़ी फटाफट करेंगे। इट्स 11:30, ठीक है? 15 मिनट्स में हम तीनों के तीनों रैप अप कर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली, एंड देन वी विल मूव इनटू क्वेश्चंस, ठीक है? जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग एक्चुअली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्यूरियस होते हैं। मैं बहुत हूँ, मैं हर एक से क्वेश्चन पूछता हूँ, हर चीज के बारे में पूछता हूँ, ठीक है? तो आई वुड एक्सपेक्ट एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू आस्क क्वेश्चंस, चाहे वो जितना भी स्टूपिड क्यों ना हो, क्योंकि मुझसे बड़ा स्टूपिड इस रूम में है नहीं, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है? आइडिया जनरेशन, क्या लगता है सबको? बहुत सारे आइडियाज लिख के रखे होंगे सबने, सब लोग के दिमाग में आइडियाज आते हैं। इधर किसी ने बोला था, मेरे ख्याल आपने बोला था कि या किसी ने तो बोला था कि आइडिया फेल हो जाता है तो इसलिए 70% फेल होते हैं, ऐसे कुछ था, ठीक है? आइडियाज, हर एक आइडिया अच्छा होता है, ठीक है? पेटीएम भी आइडिया था, फ्रीचार्ज से उठाया हुआ, ठीक है? जोमैटो भी आइडिया था, स्विगी से उठाया हुआ। हर एक आइडिया अच्छा होता है, फंसते कहां पे है? एग्जीक्यूशन में, ठीक है? तो एग्जीक्यूशन ही आइडिया जनरेशन होता है, सिंपल। सो वैसे तो पता है ये सारी थियोरेटिकल नॉलेज मैंने भी अंकुर वारिको से ली है, ठीक है? हु इज आल्सो समवन दैट नोज सेज पोली, बाय द वे आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है? बिकॉज आई एम स्टूपिड अगेन। मैंने स्टूपिडिटी से उनसे बात करना शुरू किया था, तो अंकुर वारिको से मैंने भी सीखी ये चीज, आइडिया जनरेशन और आइडिया को फिल्टर आउट कैसे करते हैं, टू सी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू गाइस। तो वो एक ऐसा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सी कि इसमें आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मेरे को पैसा कमाना है तो मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ। पैसा नहीं मिलता है भाई स्टार्टिंग में, ठीक है? अनलेस आप लोगों को, सो देयर इज दिस प्रोसेस नोन एज बबलिंग, ठीक है? बबलिंग किसी को पता है यहाँ पे? नहीं पता होगा वैसे। बबलिंग आज से 8 साल पहले मैंने समझा था क्या होता है, विच इज इन्वेस्टर्स को पागल बना के पैसा रेस करते रहना एंड नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी चलाते रहना, ठीक है? अगर वो करना है तो आप लोग स्कैम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में बहुत लोग चला रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप एक्चुअली चेंज करना चाहते हो, कुछ डिस्ट्रप्शन इन द मार्केट लेके आना चाहते हो, तो फिर आपको आइडियाज के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। वो आइडिया या वो कंपनी जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप उसमें कभी कुछ नहीं कर पाओगे। लिख के ले दो, चाहे वो $multi-million आइडिया क्यों ना हो। चलो आज मैं तुम लोग को एक आइडिया देता हूँ, ठीक है? आज से 5 साल पहले मेरे बड़े भाई दोनों बैठ के बात कर रहे थे कि कंपनी शुरू करते हैं। उस कंपनी का नाम था शिक्षा फंड्स। बैक देन आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से पीयर टू पीयर लेंडिंग वाज नॉट लीगल। टुडे पीयर टू पीयर लेंडिंग इज लीगल। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होती है तू बता? पर्सन टू पर्सन लेंडिंग, ठीक है? इनके पास बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं है, मैं इनके पास जाता हूँ, इंटरेस्ट में मेरे को पैसा दे दो, दैट इज पीयर टू पीयर लेंडिंग। इट वाज इलीगल बैक देन, टुडे इट्स नॉट, ठीक है? तो ये सबको, ये मैं सबको एक आइडिया देके जा रहा हूँ, अगर बस की है तो एग्जीक्यूशन प्लान बना लो। $multi-million आइडिया है, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फाइनेंस समझ नहीं आता, ठीक है? शिक्षा फंड्स था क्या? आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एक पूल बना लिया, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, और बहुत सारे हमारे जैसे स्टूडेंट्स का एक पूल बना लिया। बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स है, जैसे आकाश, ठीक है? विद्या मंदिर है, ठीक है? और जो कोटा में बड़े सारे, इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? सिर्फ 40% लोग इसको अफोर्ड कर पाते होंगे, यानी कि 100 में से 40 लोग इसको अफोर्ड कर पाते होंगे, बाकी 60 लोग तो अभी भी अनटच्ड हैं। तो शिक्षा फंड्स का मोटिव था अमीर लोगों से पैसे लेके गरीब लोगों को पैसा देना, यानी कि इनकी तरफ से ये लोग फी पे करते थे, शिक्षा फंड्स बीइंग द मीडिएटर, ठीक है? आप वो लोग करते थे, और उसके बाद फिर इन लोग को क्या मिलता था? क्यों दे भाई हमारा पैसा। तो जब हम लोग इनके पैसे आगे जाके देते थे ना, तो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते थे उनसे,
उसमें से 0.5 हम लोग रख लेते थे और बाकी सब हम इनको दे देते थे। तो इनको इन्वेस्टमेंट का ROI मिला, इन लोग के प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये लोग पढ़ पा रहे हैं और पैसे तो इन्होंने भी देने हैं। लेकिन ये अगर 10 लाख की फीस है तो 10 लाख एक साथ नहीं देंगे, किस्तों में देंगे। ये शिक्षा पंच का आइडिया, अच्छा आइडिया है। इसकी और डेप्थ में जाएंगे तो 3 रेवेन्यू मॉडल्स हैं, यानी कि एक दिन में 1 लाख रुपए कमाने का बहुत इजी तरीका फ्रॉम डे वन। ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसमें। जैसे सो लाइक द रिच पीपल माइंड से कि हमको क्या सिक्योरिटी है कि पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एंड अगर वो लोग सिक्योरिटी दे ही सकते तो वो बैंक से क्यों नहीं लोन ले लेते? बहुत बढ़िया चीज है कोलेटरल, जो उस टाइम पे फंसे थे हम लोग, क्या इनके पास कोलेटरल होता तो हम लोग तो बैंक से ले लेते। सिबिल स्कोर के बारे में सुना है? दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग। सो उस टाइम पे मेरे पास इसका आंसर नहीं था, आज है। ठीक है, सो सिबिल स्कोर से हम लोग इंश्योर करते हैं कि अपने को पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, जैसे पूरी दुनिया कर रही है आज की डेट में, और हम लोग इनको इंश्योर करते हैं कि हम इनको पैसे देने होते हैं। इसके अलावा देयर आर 6 मोर पॉइंटर्स टू मेक रिकवरी सिंपलर। बट सिबिल का भी तो यही है कि अगर एक मिडिल क्लास या वर्किंग पर्सन जिसने पहले लोन ले रखा है या क्रेडिट कार्ड यूज करता है उसके पास ही होगा। जो अदर लोग हैं जिनके पास इवन बैंक अकाउंट भी नहीं है, वो फिर कैसी चीज़ को मैनेज करेंगे? मैंने कब कहा कि हम पूरी दुनिया को सॉल्व करके दे रहे हैं? कुछ चीजें तो हमें अपने पास भी रखनी पड़ेगी, लेकिन ये इसी चीज का तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। जिस दिन ढूंढ लोगे उस दिन तुम लोग इसको लेके जा सकते हो। मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो मैं नहीं लेके गया। इनके काफी अच्छे कॉम्पिटिटर भी तो है, जैसे अपनी कक्षा और फिजिक्स वाला। 100% बहुत बढ़िया पॉइंट है, काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं क्या, लेकिन वो लोग पीयर टू पीयर मॉडल पे चल रहे हैं प्रॉपर तरीके से। 12% क्लब है, बहुत बढ़िया चीज है। तो ऐसे एक्चुअली काफी सारी कंपनीज हैं। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि आपका जो आइडिया है वो इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता हो या एक बिल्कुल ऐसे वो आइडिया हो। दूसरों के आइडियाज हो सकते हैं यार। ये बहुत गंदा ना लोगों ने दिमाग में डाल रखा है कि हमारा आइडिया हम किसी और को बता नहीं सकते। शिक्षा पंच बता दिया, तुम लोग को बता दूंगा, बता दिया, सबको बता दिया। 50 लोग हैं रूम में, कल को तुम 50 के 50 चालू कर लोगे और मैं भी चला लूंगा, तब भी चलेगा एक ही या 2 या 3, बाकी सारे फेल होंगे। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूशन में जब हम जाते हैं ना, दैट इज वेयर इनोवेशन इज रिक्वायर्ड। आइडिया बनाने में इनोवेशन इज नॉट नीडेड। जो प्रोसेस बनाना पड़ता है क्लाइंट्स को लेके आने। अभी क्या है, शिक्षा पंच का तुम लोगों ने कहा कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, कैसे लेके आओगे भाई इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट? वो तो तुमको बिल्डअप करना है ना। तो अभी बैठ के मैं क्या तुम्हें पूरा मॉडल बना के दे देता हूँ, आ जाओ बैठ जाते हैं बाहर, बना देंगे। लेकिन वो मेरी कंपनी होगी, एडवाइजरी शेयर 70%, 30% ले लो, एग्जीक्यूशन करो, बनो रनर। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन इज वेयर इनोवेशन इज नीडेड। तो आइडिया जनरेट, अगेन कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, इसको क्लोज करेंगे। कैसे पक्का करना है कि हमें किस आइडिया पे काम करना है? बाय डिसाइडिंग आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है, क्या चीज आपको हल्की फुल्की समझ आती है। 100% नॉलेज होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन अपने आप को अपस्किल करते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आइडिया जनरेशन, किसी को कुछ पूछना है, समझ आएगा कैसे डिसाइड करना होता है कि कौन सा आइडिया हमारे लिए बेस्ट है। और एक चीज बताऊं, चलते चलते ना एक्चुअली 100 आइडियाज और आते हैं, तो उस पर काम करते रहो। ठीक है, अपनी जो एनर्जी है उसको चैनल करो उस पर्टिकुलर चीज पे। आज भी मेरे पास एक डायरी है, मैं लेके नहीं आया, उसको ऑरेंज कलर की लेदर कवर वाली डायरी है। 3 डायरीज मेंटेन करता हूँ मैं बाय द वे। हम लोग जब कॉलेज में स्टूडेंट थे ना, स्कूल में भी, तो बहुत सारे लोग बोलते थे लिखो चीजें, लिखो। मैंने कभी नहीं किया, मैं चला। लेकिन आज मैं हर मीटिंग में अपने सारे एम्प्लॉयज को बोलता हूँ कि लिखो। बोलता हूँ कि नहीं बोलता? दोनों को बोलता हूँ, और जितने बैठे हैं बाकी उन सबको बोलता हूँ लिखो। क्यों? मैं 3 डायरीज मेंटेन करता हूँ। एक का नाम है हसलर, जो ये लेके आए हुए हैं हम लोग। ठीक है, इसमें मैं सारी बकवास लिखता हूँ जो भी हमें डे टू डे ऑपरेशंस में, मेरा टू डू लिस्ट डेली का होता है, जो भी मीटिंग्स हैं, जो बात हुई है एंड ऑल दैट। एक ऑरेंज कलर की डायरी है जिसमें लिखा है इमेजिनेशन। ठीक है, वो मेरे को किसी ने गिफ्ट की थी, और उसमें मैं अपने सारे स्टार्टअप आइडियाज लिखता हूँ। उनमें 12 आइडियाज हैं। काम मैंने एक भी नहीं किया, कर लेंगे जब जरूरत लगेगी, क्योंकि अभी एनर्जी कलाकृत में डालने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद तीसरी एक और डायरी है जिसमें मैं अपनी पोएट्रीज लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ जाकिर खान सुनाऊंगा तो रो पड़ेगा भाई लेकिन उसमें मैं ऐसी चीजें लिखता हूँ जो मेरे को, मतलब मैं गाने लिखता हूँ, पोएट्रीज लिखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा शांत रहना भी जरूरी होता है। ठीक है, ऐसी बहुत चीजें करते हैं अपने आप को शांत करने के लिए। बैठ जाओ, मैं प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ठीक है, चलो
अब आ जाते हैं हम लोग आइडिया जनरेशन। समझ आ गया सबको? हाथ खड़ा करो। सब देख पा रहे हैं ना मेरे को? अभी नहीं देख पा रहे? नहीं ठीक है, खड़े हो जाते हैं। आइडिया जनरेशन समझ, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी के पास कोई आइडियाज हो तो हम बात भी करेंगे उनके बारे में, ठीक है। एक हम लोग अलग से एम्प्लॉयमेंट तो हम कर ही रहे हैं, बट मैं कॉलेज में था ना, तो मेरे एक मेंटर बने थे जिनका नाम था अधिराज मेहरा। कॉलेज से ही मिले थे, कॉलेज में मतलब लोधी रोड में जो होते हैं ना सेमिनार, वहाँ आए थे। उन्होंने मेरे को काफ़ी मेरे आइडियाज़ के बारे में इंसाइट दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत आइडिया तो अब अपने को भी हो गया है, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी में रहते हैं, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। बात कर सकते हैं। आइडिया जनरेशन समझ एवरीवन? एनी क्वेश्चंस अबाउट आइडिया जनरेटिंग? प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। 99 प्रॉब्लम्स सुना है गाना? यहाँ पे 99,000 प्रॉब्लम्स होती हैं ऑन अ डेली बेसिस। क्या क्या होती हैं? सब लोगों ने सुना है कि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस चलाना इज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे कितने लोग झाड़ू पोछा करते हैं अपने घरों में? 2, 3, 4, 5, 6, 10 झूठे। जो लोग अकेले रहते हो तो करते होंगे, बट तुम क्या पापा मम्मी के साथ रहते हो? अकेले रहते हो? झाड़ू पोछा लगाते हो या बाई आती है? करना पड़ता है। मम्मी पापा के साथ कौन कौन रहता है यहाँ पे? कितनी बार घर पे झाड़ू पोछा लगाया है? जिस दिन भाई नहीं आती। लेकिन चलो मैं एक चीज और मानता हूँ, जैसी भी सोसाइटी है हमारी, लेकिन लड़कियां फिर भी घर के काम करती हैं, हम लड़के तो बिल्कुल नहीं करते। झाड़ू पोछा लगाने में 3 कमरे में 1.5 घंटा लगता है। बर्तन जब साफ करते हैं तो साबुन को, मतलब जो प्रिल होता है उसको बर्तन में नहीं डालते, स्पॉन्ज में डालते हैं थोड़ा सा, और पानी के साथ मिक्स करके साफ करते हैं। और जब चाय ज्यादा बन जाए ना, और ऐसे लोग रात को बर्तन ऐसे ही छोड़ दें, तो भाई साहब 15 मिनट लग जाते हैं क्रीम घिस 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 करके। और कुछ बदतमीज लोग होते हैं जो आके हमें बर्तन साफ करते हुए हमारी वीडियो बना के जाते हैं। अभी स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था अंदर ऑफ माय ऑफिस। फैक्ट है, हम लोग शैंपेन भी पॉप करते हैं, लेकिन चाय के बर्तन भी धोते हैं। तो जब पैसे नहीं होते ना, तो झाड़ू पोछा, किचन के सारे काम, कमोड साफ करना, बाथरूम क्लीन करना, अपने ऑफिस का सब कुछ करना पड़ता है। रोना आ जाता है। इनसे पहले आता हूँ ऑफिस, इनके बाद ऑफिस से जाता हूँ। लोगों को यहाँ पे वो लगता होगा कि यार 9 घंटे की शिफ्ट हमें ऑफिस में, जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, जॉब लेते हैं, 9 घंटे की शिफ्ट होती है, 8 या 9 घंटे की, ठीक है। और हमें लगता है कौन करेगा 9 to 5। यहाँ पूरे दिन काम करना पड़ता है। सुबह 9 बजे उठते हैं, 9 बजे पहुँचते हैं। भाई मैं 12 बजे उठने वाला आदमी हूँ था। अब मैं 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ, सफाइयाँ करता हूँ, 10 बजे ये लोग आते हैं, पूरे दिन काम करता हूँ। ये लोग 6-7 बजे निकलते हैं, 10 बजे तक बैठ के अपना बैकएंड का काम कंप्लीट करता हूँ। करना पड़ता है। दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस लाइफ। करना पड़ता है। 15 साल की उम्र थी, आज तक पापा से एक फूटी कौड़ी नहीं ली, लेकिन उधर से भी सुनने को मिलता है। ऐसे क्लाइंट से रोज सुनने को मिलता है। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जिन एम्प्लॉयज को अपनी फैमिली मान रहे थे, वो लोग आगे चले जाते हैं, आप वहीं रह जाते हो, और आप फिर से अपने ऑफिस में अकेले रह जाते हो। बहुत खुश हुआ था मैं, हम लोगों ने 23 दिसंबर 2022 यानी कि अभी अपना पहला HQ सेट किया इन गुड़गांव, ठीक है। छोटा सा ऑफिस है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट थी मेरे लिए वो ऑफिस सेट करना, क्योंकि उससे पहले हम लोग हाइब्रिड मॉडल में थे। 2 दिन मिलते थे, कभी किसी बार में मिल रहे हैं, कभी किसी कैफे में मिल रहे हैं, कभी हम लोग गो कार्टिंग करने के लिए स्मैश जाते थे और वहाँ पे काम करते थे। लेकिन अब था कि एक जगह होनी बहुत ज़रूरी है, तो ऑफिस लिया। जिस दिन ऑफिस लिया उसके अगले दिन 5 में से 4 लोगों को फायर करना पड़ गया। अब रह गई एक जो चंडीगढ़ बैठी है, और मैं ऑफिस में फिर से हो गया अकेला। ऑपरेशंस रुक गया, सेल्स रुक गई, मार्केटिंग रुक गई, वेबसाइट खोल के देखोगे तो एफ्ड अप, क्योंकि सब कुछ क्रैश से बनना है। क्योंकि कंपनी का कलाकृत का फेज 2 चालू है इस साल। अभी तक हम फेज 1 में थे। फेज 1 वाज रेफरल्स, नाउ इज ब्रांडिंग, ठीक है। देन देयर इज अ फेज 3, देयर इज अ फेज 4, देयर इज अ फेज 5। दिस इज द रीजन आई एम द सोलो फाउंडर ऑफ द कंपनी राइट नाउ। वरना मल्टीपल फाउंडर्स हो सकते थे, काम इजी हो जाता। लेकिन फेज 3 के लिए बचा के चल रहे हैं इक्विटी, क्योंकि कभी मिलके बैठेंगे तो बताएंगे आगे, ठीक है। तो यार 1.5 हफ्ता ऑफिस में अकेला बैठा रहा,
ठीक है। पापा कहते थे सुबह 10 बजे आता है, रात को लड़का 10 बजे आता है। उनको लगा कि क्या तू ऑफिस ही जा रहा है ना, नशे तो नहीं कर रहा? मैं कहा नहीं यार, जा रहा हूँ ऑफिस, काम कर रहा हूँ पूरा दिन। एंड फिर एक दिन मम्मी मेरे पास आई एंड आई वाज क्राइंग इन माय रूम अलोन बिकॉज इट वाज टू मच स्ट्रेस। ठीक है, मतलब क्लाइंट्स का काम डिलीवर नहीं हो रहा है, नई कंपनी, एक टाइम था हमारी कंपनी के 15 प्रोजेक्ट एक दिन की पाइपलाइन में होते थे। अभी पीछे एक टाइम ऐसा आ गया था नवंबर दिसंबर में, जब 0 क्लाइंट्स का पाइपलाइन होता था, 0 प्रोजेक्ट्स का पाइपलाइन होता था। ठीक है, दिस इज द लाइफ साइकिल जो चलती रहती है बाय द वे हर कंपनी में। बट बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है, बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है, लगता है सब छोड़ के ना यार घर पे बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे पापा बहुत पैसा कमाते हैं, मेरी मम्मी बहुत पैसा कमाती हैं, हमारे घर के हम 4 लोग हैं फैमिली में और 5 कंपनियां हैं हमारी, तो बहुत घर में पैसा है। ठीक है, तो मैं कभी भी छोड़ के पूरी जिंदगी आराम से बैठ के खाना चाहूँ ना वो भी कर सकता हूँ, बट मन नहीं करता, क्योंकि पूरे दिन जब बैठ के टीवी देखता हूँ ना तो रात को नींद नहीं आती कि यार आज कुछ किया ही नहीं। ये मैं हूँ, आप कुछ और हो सकते हो, जरूरी नहीं है सबको मेरी तरह बनना है। मैं बता रहा हूँ, मैं कोई 30 मार का नहीं हूँ। ठीक है, तो यार ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एक ऐसा टाइम आता है, देखो बहुत इजी होता है, हम लोग मन में जब कंपनी फॉर्मुलेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, आइडिया जनरेशन कर रहे होते हैं, तो मैं इस फंक्शन के लिए एक डिपार्टमेंट, अभी 4-5 डिपार्टमेंट के नाम लिए भाई साहब ने। ठीक है, मैंने कलाकृत अकेले चालू किया था और मैं अकेले 3 महीने तक काम किया था स्टार्टिंग में। फर्स्ट जब मैंने शुरू किया था 2021 जुलाई में, 3 महीने तक अकेला काम किया था। पहले एक क्वार्टर का रेवेन्यू 75,000 रुपए था। ठीक है, उसके बाद पैसे तो अभी भी नहीं थे यार, 75,000 रुपए में कैसे मैं सैलरी दे दूंगा किसी को? रेवेन्यू 75,000 का था, इसमें 70,000 की तो पेमेंट्स ही कर रही थी क्योंकि 0 मार्जिन में काम किया था। अब 5,000 रुपए में मैं खाना खाऊं, मैं जिम जाऊं, या मैं क्या करूं? जिम तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूं। तो यार तो क्या करता? तो एक मॉडल बनाया, इनोवेशन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इंटर्न्स लेके आया, लेकिन इंटर्न्स छोटी कंपनी में आते नहीं है यार। तुम लोग जाना चाहोगे क्या किसी छोटी कंपनी में? नहीं यार, सबको बड़ा नाम चाहिए किसी भी में, या स्टाइपेंड चाहिए। ना मेरे पास स्टाइपेंड के पैसे, ना मेरे पास बड़ा नाम, तो करूं क्या? तो एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बनाया, 5% फॉर्मूला। Whatever projects that a business developer gets and the project manager या project management intern executes as a team, they get 5% of that project. For example, अगर 1 लाख का प्रोजेक्ट है तो उसका 5% whatever the math would be, मेरी बहुत खराब है, उनको मिलता था। सेकेंड क्वार्टर कोई गेस करना चाहेगा कि हमारी रेवेन्यू क्या थी? 5 लोग लेके आया था मैं। ठीक है, एक मैंने डिजिटल मार्केटिंग की लेके आया था जिन्होंने कुछ किया नहीं उस टाइम पे, बट और 2, एक बीडी, एक पीएम, एक बीडी, एक पीएम। ठीक है, पहले महीने में उनको हायर करने के दोनों बीडीज को निकाल दिया क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे थे, पीएम को रखा क्योंकि मैं भी तो कुछ काम कर रहा था ना, तो मेरे को सारे प्रोजेक्ट्स देखते थे। कौन गेस करेगा सेकंड मंथ की रेवेन्यू, सेकंड क्वार्टर की रेवेन्यू? क्या बात है, 10.25 लाख का हमारा रेवेन्यू था। जंप फ्रॉम 75,000 टू 10,15,000। आप सैलरी के पैसे आ गए थे, तो सोचा कि डिपार्टमेंट सेट करते हैं। धीरे धीरे डिपार्टमेंट सेट किया, पर उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की मैंने, जिसको बोलते हैं ईगो की प्रॉब्लम। अभी पैसा कमाना शुरू करा। अच्छा पापा, आप महीने में कितना कमाते हो? सेकंड क्वार्टर 10 lakhs पर मंथ, डू द मैथ्स। प्रॉफिट 100%, नो मार्जिन से 100% का प्रॉफिट में 20 साल से काम कर रहे हो, 6 महीने। सेकंड, यार अब बीडी कौन करेगा यार, ये डेली की मेलिंग कौन करेगा यार, ये तो बच्चे कर लेंगे ना, तो मैं कुछ बड़ा काम करता हूँ। अपने आप को निकाल दिया उससे, बीडी बंद हो गया। फिर ऑपरेशंस में फंस गया क्योंकि पीएम सेट करना था। बड़े बड़े क्लाइंट्स तो आ गए थे ना, उनका काम तो आ रहा था, वो तो लॉन्ग टर्म थे। तो अब मैंने कहा कि क्लाइंट से बात कौन करेगा, एम्प्लॉयज कर लेंगे, तो वो भी छोड़ दिया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो महीने का 10 लाख रुपए देता था वो चल गया। क्यों? ईगो प्रॉब्लम उसकी भी थी। वो नया नया उस कंपनी का सीईओ बना था और हम लोग दोस्ती यारी में काम करते थे साथ में। जब मेरे एम्प्लॉय ने उससे काम करना शुरू किया तो उसको लगा है मैं मेरे से सहज क्यों नहीं कर रहा बात, तो उसने पंगे किए, फिर हमने पंगे किए, फिर हमने काम करना छोड़ दिया। सो ईगो सब में आता है, ये मत सोचना कि हम तो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, सब में आता है।
एक टाइम के बाद आपको लगता है कि ठीक है फंक्शन सेट हो गए हैं, अब ये लोग ये काम करेंगे, ये लोग ये काम करेंगे, ये लोग ये काम करेंगे, हम चिल करेंगे। बहुत गलत चीज है। ये चला थर्ड क्वार्टर में पूरा 3 महीने, ईगो, सेल्स फ्रॉम 10 lakhs डिप टू 5 lakhs। अभी पंगा बढ़ गया कि अब मैं क्या बोलूं, अब पापा को नहीं बोल सकता, अब रियलाइजेशन हिट हुई थोड़ी सी। लेकिन अभी भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स इतने थे कि 60 लाख तो आ रहा था, तो खुश था, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आया 2022 का सेकंड क्वार्टर, ठीक है, कैलेंडर ईयर के हिसाब से, नॉट फाइनेंशियल ईयर। सेकंड क्वार्टर में अगेन 10 लाख पहुंच गए जी। अब इतनी सी चीज समझ गया था कि देख ईगो से काम तो नहीं चलेगा, तो काम तो सारा करना पड़ेगा, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पे घुसे तब काम होता था, जब उठते थे तो काम नहीं होता था। फिर आया थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में मिला कलर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ग्लैंस का प्रोजेक्ट, और पापा से ईगो के करके हो गई थी बहुत गंदी लड़ाई, इतनी कि पापा घर छोड़ के चले गए। पापा घर छोड़ के चले गए। मैं भी लूंगा, बैकपैक किया, गाड़ी में डाला, नई गाड़ी भी खरीद ली थी, ठीक है, मतलब सेकेंड हैंड खरीदी थी, बट खरीदी थी यार, करके सब अपना किया, बैकपैक करके मैं भी जा रहा हूँ। फिर नीचे गया तो सोचा यार मम्मी पापा तो अकेले रह गए, है ना, मतलब मम्मी और बहन तो अकेली हो गई, उनकी बेचारे की क्या गलती है। ईगो मेरे पापा का, उन्होंने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, बर्थडे के एक दिन बेचारे वो चले गए, मेरा बर्थडे था उससे एक दिन पहले चले गए। फिर कैसे ना कैसे मना के लेके आए। अब ग्लैंस का आया है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है, कलाकृत के लिए, और अभी उसमें हमें 52 लैंग्वेजेस में काम करना था, ट्रांसलेशंस, उनके पूरे ऐप को 52 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमको चाहिए थे 52 into 2 यानी कि 104 लोग। 104 लोगों को मैनेज करना था एक प्रोजेक्ट मैनेजर को, और प्रोजेक्ट मैनेजर रिजाइन कर गई। प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों रिजाइन कर गई? क्योंकि काम नहीं हो रहा था उनसे, 4 घंटे दिन में काम करते थे, तो चली गई। हमने भी कहा कि चलो देख लेंगे। अब पापा नहीं मान गुस्से में, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी होती है यार सबकी, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ सबको क्योंकि दिस इज रियलिटी। मैं चुपनी बातें नहीं करूंगा तुम लोग के साथ, ठीक है, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। शक्ल पे देख लेना, 12 बजे में मेरे मेकअप नहीं किया, बस दाढ़ी को सेट कर दिया था तो सही लग रहा, ठीक है, लेकिन डेली का होता है। तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब क्लाइंट्स का 104 लोगों को सेट करना है, और 104 लोगों को सेट करने के लिए उनका टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने के लिए उससे पहले पोस्टिंग डालनी है, शॉर्टलिस्ट करना है, कम से कम नहीं तो 1000 लोगों से बात करनी है, उसके बाद 10% रूल के हिसाब से उनको रोक पाएंगे। सब कुछ करना है। उस टाइम पे एक इंटर्न आई, जिनको मैं बोलता हूँ अपनी कंपनी की एंजल, उनका नाम है मिशिका। दी ओनली इंटर्न जिसको हमने पीपीओ दिया हुआ है, वो भी सबैटिकल पे, वो आएंगी और सीधे इन सबकी बॉस बन जाएंगी, सीधे इंटर्न से मैनेजमेंट पोजीशन, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया। मैं और मिशिका बैठते थे पूरे दिन, वो कॉलेज नहीं जाती थी और मेरे साथ बैठ के काम करती थी। हम लोगों ने सेट किया, इतना सेट किया कि फिर मैंने जब पापा को मनाया तो पापा कहते लद्दाख चल। मैंने कहा चलो, अभी कंपनी तो पूरी एफ्ड अप है यार, प्रोजेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, कैसे, बहुत जाना था यार, पर्सनल लाइफ भी देखनी है। अभी हमारी मियाँ बीवी, मतलब बीवी बच्चे तो हुए नहीं है, तो मम्मी पापा ही हैं यार, तो करना पड़ता है। तो मैं कहा चलो, सेट किया। मिशिका ने उस 11 दिन, लद्दाख जो जाते हैं प्रीपेड सिम वालों, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, तो जीरो वर्क, जीरो कनेक्टिविटी, ठीक है। और मैं गाड़ी से गया था, पापा की गाड़ी क्रैश हो गई, तो मेरी गाड़ी में वापस आए। मतलब हम लकीली 2 गाड़ियाँ लेके गए थे, क्योंकि हम दोनों को था, हम दोनों गाड़ियाँ चलाएंगे, तो वो भी हो गया। अब पापा टेंशन में, क्योंकि पापा का काम भी कोविड के बाद नहीं अब चल रहा था, तो पापा टेंशन में, कौन, मैंने कहा मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। फिर वापस आए तो जी मिशिका ने संभाल रखा था सब कुछ। इतनी खुशी मेरे को कभी नहीं हुई थी। तो ये एक गोल्डन सनशाइन भी तुमको बता रहा हूँ, सबकी लाइफ में होता है, सबकी जर्नी में आएगी या आएगा, ठीक है, या आएंगे। कुछ लोग आते हैं जो पूरी कंपनी को तरह संभाल के रखते हैं, ठीक है, उन्होंने किया, फिर वहां से बिल्ड करना शुरू किया, फिर 1 से 5 की टीम हुई, 5 से 7 की टीम हुई, धीरे धीरे सब जगह सेट किया, 7 से फिर 4 की टीम हुई, 5 की हुई, 0 की हुई, 10 की हुई, अब हैं 10-12 लोग
जो लंबे चक्कर में कर रहे हैं, और अब सब एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि सैलरी जा रही है अच्छी खासी हाथ से, और अब उसके लिए और आ गए हैं, फिर ऑफिस भी सेट किया। तो कहने का मतलब इन दी एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट अकर। ये तो कलाकृत और मेरी लाइफ का बताया, ठीक है। क्लाइंट एंड में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट मानता नहीं है, पेमेंट नहीं करता है, कॉम्पिटिटर्स केस डाल देते हैं। किसको पता है लीगल केसेस के बारे में? यहाँ पे मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। तो जिस कंपनी में मैं काम करता था, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने निकलने के मेरे बाद जब उनको पता चला कि कलाकृत के नाम से मैंने कंपनी चालू की जो लोकलाइजेशन में ही है, सेम इंडस्ट्री, उन्होंने केस डाल दिया कि हमारे साथ काम करते करते हमारी इंफॉर्मेशन लीक करके अपनी कंपनी चला रहा था। क्यों? क्योंकि याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग में कलाकृत 1 की बात की थी, वो था उस टाइम पे जिसमें हम पेंटिंग्स में डील करते थे। वो भी उनकी एक छोटी सी कॉलेज की एंड में फनी स्टोरी बताऊंगा मूड सही करने के बाद। तो केस आ गया, डर गया यार मैं। हाँ, पुलिस वालों का कॉल आ रहा है, दिल्ली रहता था मैं तब, गुड़गांव के पुलिस थाने से कॉल आ रहा है कि आओ जी। और आपको पता है गुड़गांव के पुलिस वाले कैसे बात करते हैं, डर लग जाता है यार, बहुत नेक्स्ट लेवल। और मेरा तो इनकाउंटर पुलिस वालों के साथ सिर्फ तब हुआ है जब मैं गाड़ी में दारू पी रहा होता था। तो वहां तो 500 रुपए देके निकल आते थे, लेकिन डेटा थेफ्ट इज अ ह्यूज थिंग। आई कुड हैव गॉटन अरेस्टेड वेरी इजीली। और उसमें नमक छिड़कने का काम हुआ कि मेरी कंपनी में 8 क्लाइंट्स वो आ गए जो लिंगुअल के कभी क्लाइंट्स थे, और एज पर सॉरी लेकिन लिंगुअल के नाम से 18 कंपनीज है बाय द वे इंडिया में। तो उनके क्लाइंट्स जो थे वो इधर आ गए। अब डर लग गया यार, अब तो हो गया, अब डर लग गया, लेकिन क्लाइंट्स तो पैसा दे रहे थे। अब एज पर दैट कंपनी उनको 1.8 करोड़ का नुकसान हुआ। And as per the agreement that I had signed with them, which brings me to another very important point, I'll get to it. As per the agreement that I had signed with them, मैं नॉन कॉम्पीट में था, ठीक है। नॉन कॉम्पीट पता है सबको क्या होता है? कि आप सेम इंडस्ट्री, नॉन कॉम्पीट का मतलब होता है हमारे साथ काम करते करते आप किसी और सेम इंडस्ट्री के लोगों से काम नहीं कर सकते। हाउएवर जब आप कंपनी छोड़ते हो तब भी आपको एक रिटर्न अप्रूवल लेना होता है कि हम आगे जाके इसी इंडस्ट्री में काम करना चाहेंगे, ठीक है। कुछ लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग इंडिया में इसको सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन तुम ले लेना, ठीक है। तो उसके चक्कर में मेरे को लाइव उन्होंने मेरे को एज पर द नोटिसेस दैट आई गॉट 18 नोटिस आए थे मेरे को उस कंपनी से, 18 नोटिसेस, पुलिस के कॉल अलग, क्योंकि उनके पास लीगल टीम है, उनके पास पैसा है, मेरे पास माँ है, इसके अलावा कुछ नहीं। ना मेरे पास पैसा है, ना लीगल टीम है, ना मेरे पास कोई बड़ा मेंटोर है यार जो मेरे को संभाल सकता है। तो कैसे करूंगा? पापा को तो पता नहीं, और पापा मेरे सत्संगी आदमी, वो कहेंगे अरे सब ठीक हो जाएगा बेटा। करना तो पड़ेगा कुछ, तो क्या करें जी। तो फिर जो 2-3 कनेक्शंस बनाए थे ओवर अल्कोहल एंड कॉन्वर्सेशंस, वो काम है। उनको कॉल किया, तो जिस सदर थाने में बुलाया था उधर उन्होंने मेरे को खाना खिलाया, चाय पिलाई, तो थोड़ा सा दिल को दिलासा हुआ। फिर आई फेस द वेरी वेरी ह्यूज लॉस। अ मदर लाइक बुआ पास्ड इन कोविड, तो उनका 1 साल का बरसी जो होता है वो था। मैं गुरुद्वारे में हूँ एंड वी आर डूइंग ऑल द रिचुअल्स एंड ऑल दैट, एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम साइबर सेल। नाउ नॉर्मल पुलिस स्टेशन के थाने में आप जाके बात कर सकते हो, लेकिन साइबर सेल मतलब आपका लैपटॉप गया, लैपटॉप में सारा डेटा गया, और लैपटॉप भी तो कंपनी है, तो कंपनी गई। और जिस हिसाब से उन्होंने मैंने पूरा पढ़ा जो स्टेटमेंट थी, 52 पेजेस की कंप्लेंट थी, 52 पेजेस। लकीली अभी तक FIR नहीं हुई थी, तो भाई सेट था, ठीक है।